हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अगर आपने एनटीपीसी सीबीटी वन देखा होगा, मतलब उसके आंसर की अगर देखी होगी, तो आप लोगों को पता है कि जैसे साइंस के जो स्पेशली क्वेश्चंस है, लाइक जैसे बायोलॉजी के क्वेश्चंस, भाई ये आपसे बनेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट एनसीईआरटी से, ठीक है, वो भी 11th एंड 12th से आ रहा है। क्लियर है? तो वो बंदे जिनको 11 12th की नॉलेज नहीं है वो तो बना ही नहीं पाएंगे, और वो भी डेप्थ है। तो देखो, इसको इसके लिए अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की नीड नहीं है, क्योंकि वो समझ भी नहीं आएगी आपको। ठीक है? तो मैं ये वीडियो करा रहा हूँ, इसमें मैं वो सारे क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी मतलब जो एनटीपीसी ने पूछे हैं वो ले रहा हूँ। अगर देखो पैटर्न रिपीट होता है, कुछ भी चीज़ें रिपीट होती हैं, तो ये 1 आवर की जो वीडियो है ना, ये आपके लिए वर्थ इट होगी। और आपको यहाँ से पक्का क्वेश्चंस मिल जाएंगे या कॉन्सेप्ट्स मिल जाएंगे। बाकी आप मेरी बायोलॉजी की वन शॉट देख सकते हो। ठीक है? आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो उसको आप देखकर पूरी बायोलॉजी अलग से आप कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं स्टार्ट करता हूँ इस वीडियो को, और मैं कोशिश करूँगा कि आपको समझ आ जाए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है? और इसमें जो टर्म्स हैं भाई वो इंग्लिश में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्निकल है। हिंदी में पढ़ोगे वो हिंदी में भी वो इंग्लिश ही रहेगी। ठीक है? तो स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट चीज़ है कि डीएनए से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन एनटीपीसी ने पूछे हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक उसका है। जैसे क्या पूछ रहा है, द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। मतलब कह रहा है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री टर्म है डीएनए के कॉन्टेक्स्ट में, वो मतलब किस प्रॉपर्टी को, किस गुण को बताता है। क्लियर है? तो इस क्वेश्चन को हम थोड़ा बाद में देखेंगे, हम पहले समझते हैं कि डीएनए क्या चीज़ है। देखो, डीएनए की सबसे पहली फुल फॉर्म इजी या दूसरे पेपर्स में आपको देखने को मिल सकती है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये होता है डीएनए। क्या होता है? कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होता है। ये क्या होता है, हमारा जो बॉडी है उस बॉडी में क्या होता है कि जो जेनेटिक चीज़ें हम लोगों को मिलती है, मतलब हम ऐसे देखने में है, हमारी आंखों का कलर ऐसा है, बालों का कलर ऐसा है, हमारी जो प्रॉपर्टी है, ट्रेड्स हैं वो ऐसी है, मेरी हाइट हो गई, कुछ भी हो गया है ना, एवरीथिंग वो हमें कहाँ से मिलता है? वो डीएनए से मिलता है ना। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा डीएनए की बात होती है हर जगह पे। ठीक? तो डीएनए को अगर आप जूम करके देखो, डीएनए को देखो, तो डीएनए क्या होता है? इस तरीके से होता है। मतलब क्या होता है? देखो, हेलिक्स किसको कहते हैं? इस तरीके से जो बने उसको हेलिक्स कहते हैं। और दो आप इस तरीके से बना दो तो उसको हम कहते हैं डबल हेलिक्स। तो डीएनए क्या होता है? डीएनए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। क्लियर हो गया? ठीक। और यहाँ पर क्या कह रहा है, डीएनए क्या होता है? एक जेनेटिक ब्लूप्रिंट होता है। मतलब वही मैंने बताया कि आपके पापा के गुण, आपके मम्मी के गुण, वो हमें क्या होते हैं, जो मिलते हैं वो हमारे किस में होते हैं? वो हमारे सेल के डीएनए में रहते हैं। ठीक है? और वहीं से हम क्या होते हैं, इस तरीके से दिखने में है। आप और मैं एक दूसरे से अलग अलग है, क्योंकि हमारा जो डीएनए का जेनेटिक मटेरियल है उसकी कोडिंग डिफरेंट है। ठीक है? तो डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करते हैं। सबसे पहला, डीएनए एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। पहला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। विच रिजेंबल्स ए ट्विस्टेड लेडर। क्या मतलब है इसका? देखो, जब आप देखोगे तो ये इस तरीके से है, लेकिन 3D में देखोगे तो बहुत घुमावदार होगा, है ना। और इसके बीच बीच में क्या है? इस तरीके से डंडे हैं ऐसे, जो क्या कर रहे हैं, इस दोनों पार्ट को, ये जो दोनों पार्ट हैं ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? ये हमने एलिक्स बनाया, ये इस तरीके से बनाया, तो ये दोनों पार्ट आपस में कैसे जुड़ेंगे? इसके बीच में क्या हमने क्या कर दिया? कुछ डंडे लगा दिए। ठीक है? जिससे क्या हो रहा है, जो डीएनए के दो पार्ट हैं जो मुड़ रहे हैं उसको हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। और ये जो हम जोड़ रहे हैं ये क्या है? ये बेस पेयर्स हैं। इनको क्या कहते हैं? बेस पेयर्स कहते हैं, जिनसे हम इन चीज़ को जोड़ रहे हैं। और किसको जोड़ रहे हैं? इस वाले पार्ट को जोड़ रहे हैं। और किसको जोड़ रहे हैं? इस वाले पार्ट को आपस में जोड़ रहे हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या कह रहे हैं? ये है सुगर फॉस्फेट से बना हुआ होता है, जिसको हम कहते हैं बैकबोन। मतलब डीएनए में क्या हो रहा है कि आप ये जो जोड़ रहे हो इस स्ट्रक्चर को, ये क्या है? ये एक्चुअल में रीढ़ की हड्डी है। मतलब डीएनए को पकड़ के रखा हुआ है। ये सिंपल सा है, जैसे हमारी बॉडी के अंदर क्या है? हड्डी है। तो हड्डी में क्या है? रीढ़ की हड्डी जो है वो हमारी बैकबोन है। पूरी बॉडी को वो क्या कर रही है? एक स्ट्रक्चर दे रही है। उसी तरीके से ये क्या कर रहा है? ये जो बेस पेयर्स के साथ में जुड़ा रहता है, जिसकी वजह से आप ऐसा भी कह सकते हो कि ये बेस पेयर को ये पकड़ के रखा हुआ है। मतलब आपस में एक दूसरे को इन्होंने पकड़ रखा है। ठीक है? तो ये बीच वाले जो पार्ट हैं जो इसके बीच में जुड़े हुए हैं, इनको हम क्या कह देते हैं? इनको हम कह देते हैं बेस पेयर। और ये जो साइड वाला पार्ट है, हेलिक्स वाला पार्ट है, ये किससे बना है? सुगर फॉस्फेट से बना हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। क्लियर हो गया? ठीक है। अब ये जो बेस पेयर होते हैं ना, इसके अंदर ये जो बेस पेयर है ये किस चीज़ का बना हुआ है? ये बना हुआ है नाइट्रोजनस बेसिस का। मतलब नाइट्रोजन के बेस होते हैं, नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ होता है। ठीक है? नाइट्रोजनस बेसिस इनको कहा जाता है। ठीक। तो ये जो नाइट्रोजनस बेसिस इसको कहा जाता है, इसके अंदर क्या है? 4 पार्ट है। लाइक एक होता है गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन और एडिनिन। मैं इसको कैसे याद रखता था? मैं ऐसे याद रखता था ATGC।
कैसे? ATGC, ATGC। तो ATGC का क्या मतलब है? आप देखो यहाँ पर, देखो ए टी के साथ जुड़ा है, फिर यहाँ पर अल्टरनेट हो गया, टी ए के साथ जुड़ा है, लेकिन ए टी ही आपस में जुड़े हैं। उसी तरीके से जी सी के साथ में जुड़ा है या सी जी के साथ में जुड़ा है, मतलब इनकी पेयरिंग आपस में इसी तरीके से होती है कि ये बंदा थाइमिन एडेनिन के साथ ही जुड़ता है सिर्फ, और ये ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है। इसलिए मैंने ये कोड आपको बताया ATGC, है ना, एडेनिन, थाइमिन और ग्वानिन, और क्या कहते हैं तुम्हारा साइटोसिन। और ये क्वेश्चन भी पूछता है कि इनमें से एडेनिन किसके साथ जुड़ेगा, तो 3 ऑप्शन आपको दे देगा और एक दे देगा नन ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। तो आपको एडेनिन लगाना होगा थाइमिन के साथ में। क्लियर है? इनको हम कहते हैं नाइट्रोजनस बेसिस। ठीक है, ठीक। तो अब देखो क्या क्या कह रहा है, और मैंने बता दिया ज़्यादातर चीज़ें। सबसे पहले बात कर रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स की। न्यूक्लियोटाइड्स होता क्या? देखो, न्यूक्लियोटाइड्स जब आप इस पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है ना, इस पार्ट को जब आप जूम करते हो, यहाँ पर देखो ये वाला पार्ट, तो ये इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब आप इसको जूम करोगे ना, तो आप यहाँ पर इस तरीके का ऐसा स्ट्रक्चर, जैसे ये वाला पार्ट है, इस पार्ट को हम जूम कर रहे हैं, तो जूम करने में आप देखोगे ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट के अंदर और यहाँ, मतलब ये जो पूरा कंप्लीट 3 पार्ट है, इसको हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड्स, इस पार्ट को, ठीक है। जिसमें क्या है? जिसमें एक फॉस्फेट का ग्रुप है, एक शुगर का ग्रुप है, और एक क्या है? हमारी नाइट्रोजनस बेसिस है ना। क्या है? नाइट्रोजनस बेस। ठीक। तो कैसे हुआ? जैसे यहाँ पर अगर आप इसको जूम करोगे तो यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक 3 पार्ट हैं इसके अंदर, ठीक है। 3 पार्ट कौन से हैं? एक पार्ट है फॉस्फेट ग्रुप, ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने बताया, ये वाला पार्ट, एक पार्ट इसके अंदर है फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। उसके साथ में शुगर जुड़ी हुई है, और इस शुगर ने क्या करा है? नाइट्रोजनस बेस, मतलब ये वाला जो पार्ट है, इस पार्ट को आपस में जोड़ा है। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर आप पूरा देखो तो 3 पार्ट इसके अंदर आपको मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है कि क्या क्या रहता है न्यूक्लियोटाइड्स में। फॉस्फेट ग्रुप रहता है, पेंटोस शुगर रहती है, नाइट्रोजनस बेसिस रहता है, ठीक है। ये पेंटोस शुगर क्या कर रहा है? इन 2 पार्ट को आपस में जोड़ रहा है। क्लियर हो गया? ठीक। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि एक फॉस्फेट ग्रुप रहेगा, डीऑक्सीराइबोस शुगर रहेगी, तभी तो इसका नाम डीऑक्सीराइबोस पड़ा है, ठीक। और इसके साथ में 1 ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस रहेगी, क्योंकि देखो किसी के साथ जी जुड़ा हुआ है इसमें, किसी के साथ सी जुड़ा हुआ है, किसी के साथ टी जुड़ा हुआ है, और किसी के साथ ए जुड़ा हुआ है। तो 1 ऑफ 4 नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस कौन से हैं? ये वाले पार्ट, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ठीक है। अब क्या कह रहा है? ये तो हो गया न्यूक्लियोटाइड। इसके अंदर क्या रहती है? एक रहती है बैकबोन। बैकबोन मतलब इसी की बात कर रहा है, ये पूरे की बात कर रहा है कि ये क्या है? बैकबोन है। द साइड ऑफ द ट्विस्टेड लेडर आर फाउंड बाय अल्टरनेटिंग शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप। मतलब हमने क्या देखा? मैंने अभी बताया ना, यहाँ पर क्या रहता है? यहाँ पर आपका फॉस्फेट रहता है और शुगर रहती है, तो उसी की बात कर रहा है कि ये बैकबोन उसी से बनी होती है। फिर क्या कह रहा है? द रंग्स, रंग्स ऑफ द लेडर आर मेड, मतलब इनकी बात कर रहा है, ये रंग्स की बात कर रहा है, इसको रंग्स भी कहते हैं। तो ये किससे बनी है? ये बनी है नाइट्रोजनस बेसिस से, जिसमें ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, थाइमिन हो गया, एडेनिन हो गया। क्लियर हो गया? ठीक है। तो ये जो बंदे हैं, अब आप इसको क्लियर देखो, यहाँ पर देखो ग्वानिन जुड़ा है किससे? साइटोसिन से, ठीक है, और साइटोसिन जुड़ा है ग्वानिन से। तो ये जो बीच में ये जुड़े कैसे हैं? क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला पार्ट इससे जुड़ा कैसे है। तो ये वाला पार्ट इससे कैसे जुड़ा है? यहाँ पर पाए जाते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या करते हैं? एक बीच में इन दो को क्या कर लेते हैं? कनेक्ट कर लेते हैं, मतलब इससे इसको कनेक्ट कर लेंगे, इससे इसको कनेक्ट कर लेंगे। तो इसलिए क्या होता है, और ये इसी तरीके से बनता है कि ये एडेनिन थाइमिन के साथ ही कनेक्ट कर सकता है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर रहता है। तो इसलिए कह रहा है कि ये जो बेस पेयर्स होते हैं ये हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्ट होते हैं, जिसमें हमेशा एडेनिन थाइमिन के साथ ही जुड़ता है और ग्वानिन साइटोसिन के साथ ही जुड़ता है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से चल रहा है डीएनए का स्ट्रक्चर। अब हम ये जो डीएनए ये करता क्या है? देखो, सबसे पहले मैंने बता दिया कि ये क्या करता है, आपकी हेरेडिटरी जो इन्फॉर्मेशन है, मतलब आनुवांशिक जो ट्रेट्स हैं, प्रॉपर्टी हैं, उसको कैरी करता है। लाइक कुछ भी है, आपके बालों का कलर, आँखों का कलर, आपका बिहेवियर, आपकी हाइट, सब कुछ, पर्सनैलिटी, एवरीथिंग, ये आपके हेरिडिटरी को क्या करता है? कैरी करता है, आगे फॉरवर्ड करता है। वैसे ही आप जब आपके नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें भी ये आगे जाकर कैरी होगा। फिर ये क्या करता है? ये प्रोटीन इनकोड्स करता है। प्रोटीन इनकोड्स क्या मतलब है इसका? द सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस कंटेंट्स द इंस्ट्रक्शंस फॉर मेकिंग प्रोटीन्स। मतलब देखो क्या है, हमारी जो बॉडी है उस बॉडी में किस तरीके की प्रोटीन बनेगी, है ना, वो कैसे काम करेगी। अब देखो क्या है कि हर एक प्रोटीन का जो फंक्शन होता है ना, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। क्लियर है? तो उसी के बेस पे है ना हम लोग अलग हो जाते हैं एक दूसरे से, ठीक।
तो वो जो प्रोटीन इनकोडिंग होती है, मतलब प्रोटीन बनाना कि किस तरीके की प्रोटीन बनेगी, वो क्या करता है, ये वाला जो इंस्ट्रक्शंस होता है ना, किसके पास होता है, डीएनए के पास होता है। वो ये बताता है कि कैसी प्रोटीन हमारी बॉडी की बननी है, ठीक है ना, विच कैरी आउट मोस्ट ऑफ द वर्क इन द बॉडी। और हमारी बॉडी में आपको पता है कि हर काम के लिए, मसल्स वगैरह हर चीज़ के लिए प्रोटीन की नीड है। तो वो प्रोटीन का जो इनकोड होता है वो कौन करता है, यही करता है। फिर क्या कह रहा है, रेप्लिकेट इटसेल्फ, ये खुद से रेप्लिकेट हो सकती है। क्या मतलब है इसका, जैसे मान लो आप जब सेल डिवीज़न पढ़ते हो तो क्या होता है कि ये एक सेल होता है, इस एक सेल से क्या होता है, दो सेल बनता है, ये एक सेल बना, ये एक सेल बना। तो इसके अंदर क्या है, हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डीएनए होता है ना, डीएनए होता है। तो ये डीएनए क्या हो जाएगा, ये जब एक सेल से दो सेल बनेगा तो इसके पास भी डीएनए जाएगा और इसके पास भी क्या होगा, डीएनए जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो एक ही डीएनए है, बट यहाँ पर दो हो जा रहा है। कैसे, ये क्या करता है, कॉपी करता है, मतलब अपना जो डीएनए है उसको पहले दो पार्ट में कॉपी करेगा। जब दो डीएनए बना लेगा, मतलब जीरोक्स कर देगा सपोज, ठीक है, जैसे ही वो जीरोक्स कर लेगा फिर ये सेल दो पार्ट में चला जाएगा, एक डीएनए इसके पास आ जाएगा और एक डीएनए इसके पास आ जाएगा। इसी को हम कहते हैं क्या, रेप्लिकेटिंग इटसेल्फ। क्लियर हो गया, ठीक। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, रेगुलेट सेल्यूलर प्रोसेसेस। अब देखो क्या होता है कि बहुत सारे काम जो डीएनए वो सेल होता है हमारा उसके अंदर होते हैं, ठीक। तो यूकैरियोट्स का मतलब क्या होता है, जिनके न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड हो, मतलब लाइक हम ह्यूमंस, हमारा जो सेल है, सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल डेवलप्ड न्यूक्लियस है, मतलब उसके अंदर सारी प्रॉपर्टी पाई जाती हैं जो एक न्यूक्लियस को डिफाइन करती है, ठीक है। तो फिर क्या कह रहे हैं, डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोसोम्स। डीएनए जो होता है ना, मतलब ये जो आप ऐसे देख रहे हो ये इस तरीके से नहीं रहता है, ये क्या होता है, क्रोमोसोम की तरह होता है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा इस तरीके से बना रहता है, इस तरीके से, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो ये क्रोमोसोम की फॉर्म में क्या होता है, जैसे मान लो एक धागा है ना, एक क्या धागा है, वो ऊन वाला धागा है जिससे स्वेटर सिलते हैं। लेकिन वो ऐसे नहीं रहता हमेशा, वो कैसे आपको मिलता है, वो इस तरीके से एक बॉल में मिलता है ना, वुवन बॉल, ठीक है। और फिर उससे क्या होता है, धागा निकालते रहते हैं और हम सिलते रहते हैं। उसी तरीके से सेम डीएनए का प्रोसेस है, वो क्या होता है, क्रोमोसोम में जब इस तरीके से रहता है, और जब आप इसको जूम करोगे तो उसके अंदर छोटे 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 कई हजार लाखों लंबा क्या है, डीएनए पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इसी को कह रहे हैं डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर कॉल्ड क्रोमोसोम्स विद इन द सेल न्यूक्लियस। रीजन ऑफ डीएनए आउटसाइड द जीन रेगुलेट्स व्हेन एंड हाउ। मतलब यही कह रहा है कि सेल, हर एक सेल के पास उसका खुद का डीएनए है, तो वो सेल कैसे काम करना चाहिए, मतलब जैसे उसकी मान लो वॉल है, रप्चर हो गई तो उसको सही करने की ज़रूरत है, वहाँ पे डीएनए लगेगा। या किसी दूसरे वर्क के लिए डीएनए की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है तो उसके लिए डीएनए चाहिए। तो ये सारा काम कौन करता है, डीएनए करता है। इसके साथ में आरएनए भी काम करता है। अभी हम डीएनए पढ़ रहे हैं, आरएनए को भी पढ़ेंगे। तो लगभग इतनी चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा, ठीक है। अब हम देखते हैं और क्या क्या क्वेश्चन पूछा। जैसे ये वाला क्वेश्चन देख लो जो मैंने बताया नहीं। द टर्म कॉम्प्लीमेंट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डीएनए रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब इसके अंदर टर्म होती है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। मतलब ये वाला पार्ट, जैसे मैंने बताया ना कि साइटोसिन जो होता है वो गुआनिन के साथ में कनेक्ट होता है, और थाइमिन एटी, आपको क्या बताया मैंने, एटीजीसी बताया। तो गुआनिन साइटोसिन के साथ में और एडेनिन थाइमिन के साथ में, ठीक है। तो इनको एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं, पूरक कहते हैं, मतलब ये एक दूसरे के साथ में ही अटैच हो सकते हैं। तो ये किससे अटैच होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड से अटैच होते हैं, ये हमने देख लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन। स्टैंडर्ड बेस पेयरिंग इन डीएनए अकर्स ड्यू टू विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग। मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ना, इनको बेस पेयर्स कहा जाता है। तो ये बेस पेयर आपस आपस में किससे अटैच्ड है, हाइड्रोजन से अटैच है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द सिनेप्स। अब देखो भाई ये क्वेश्चन आपको समझ नहीं आएगा, पहले मैं आपको चीज़ें समझाता हूँ फिर आपको समझ आ जाएगा। देखो हमारी बॉडी में क्या होता है ना कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होता है, मतलब हमारी बॉडी, पूरी बॉडी में क्या है, न्यूरॉन से जुड़ा हुआ है। आई थिंक इसके अंदर नहीं है, जो भी है मैं बता देता हूँ आपको। हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, न्यूरॉन्स हैं, बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं हर एक जगह पे। तो वो कैसे वर्क करते हैं, लाइक मान लो कि आपने क्या करा, आपने किसी गर्म प्लेट को छुआ तो आपको एकदम से गर्मी लगती है, अचानक से छू लिया, आपको एकदम से गर्मी लगी और आप तुरंत हाथ हटा लेते हो। तो ये सब कैसे हो रहा है, ये सब हो रहा है न्यूरॉन्स की वजह से। मतलब जैसे ही आप उसको टच करते हो तो आपकी उंगली में कुछ केमिकल्स होते हैं, वो क्या करते हैं, एक सिग्नल इम्पल्स जनरेट करते हैं। और तो क्या होता है कि जैसे ही वो जो केमिकल इम्पल्स जनरेट होता है वो क्या होता है, हमारी एक क्या होता है, वायर की तरह। लाइक जैसे मान लो क्या हो गया कि यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि एक बल्ब है ना, इस बल्ब का एक कनेक्शन है बैटरी के साथ में। ये सपोज बैटरी है यहाँ पर। जैसे ही आप क्या करते हो, उस वायर को जोड़ते हो, बल्ब आपका ग्लो करने लगता है,
ठीक है। इसी तरीके से सेम हमारी बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स है एक वायर की तरह। जैसे ही आप उस गर्म प्लेट को टच करते हो इलेक्ट्रिक इम्पल्स चालू होता है, ठीक है ना। केमिकल इम्पल्स है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। वो इम्पल्स क्या होता है, हमारी बॉडी में, पूरी बॉडी में वायरिंग है, तो उसके थ्रू क्या होता है, वो इम्पल्स हमारी बैकबोन, मतलब जहाँ पर क्या है कि हमारा मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, वहाँ तक पहुँचता है। फिर वहाँ से कमांड जाता है कि हाथ को हटा लो, हाथ हट जाता है, ठीक है। इस तरीके से काम करता है। या फिर सपोज मान लो क्या हो रहा है कि मैंने क्या करा, मैंने कुछ देखा, या फिर जैसे मेरा ब्रेन है, मेरा ब्रेन चाहता है कि मैं चाय पीऊँ, तो चाय का कप पड़ा है तो मैं चाय का कप उठाता हूँ। तो ये ब्रेन से जो सिग्नल गया ये एक वायर के थ्रू जा रहा है, और वो वायर हमें कह रहा है कि चाय के कप को उठाना चाहिए। तो क्या हो रहा है कि मैंने चाय की कप उठाई, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रेन से एक सिग्नल भेज रहा हूँ हाथ के मसल्स तक, जो क्या कर रहा है, चाय को उठाने में मदद कर रहा है। तो ये क्या है, ये भी एक वायर है। तो ये जो वायर है ना, वो किससे बनी है, वो न्यूरॉन से बनी है। क्लियर हो गया। न्यूरॉन्स क्या होता है, न्यूरॉन्स हमारे चीज़ों को काम करने में मदद करता है। अब अगर हम देखें तो और क्या क्या, ये न्यूरॉन्स की मैं बात करता हूँ कि ये किस किस से बना होता है। सबसे पहली बात, इसका एक ऐसे बॉडी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसकी एक बीच में ऐसी बैकबोन टाइप की होती है। फिर इसके पीछे क्या होती है, इसकी एक टेल होती है, पूंछ होती है, ठीक है ना। एक हेड पार्ट होता है, एक बीच का रीढ़ की हड्डी टाइप का होता है, और उसका क्या होता है, एक टेल होता है। तो क्या है कि जैसे ये जो पार्ट है इसको हम कहते हैं कि डेंड्राइट। क्या कहते हैं इसको, डेंड्राइट कहते हैं। मतलब ये ट्री लाइक स्ट्रक्चर, इसको क्या कहा जाता है, डेंड्राइट कहा जाता है। और ये क्या है, ये एक सेल है। ऐसे कई सारे सेल के साथ में मिलकर ये वायर बनती है। लाइक जैसे एक वायर कॉपर से बनती है, तो कई सारे कॉपर के एलिमेंट से क्या हो रही है, एक पूरी वायर बन रही है। उसी तरीके से जो कनेक्शन है उसमें भी क्या है, न्यूरॉन्स है, न्यूरॉन से बन रहा है। तो अब ये जो न्यूरॉन्स है इसके बीच में क्या होती है, इसका न्यूक्लियस पाया जाता है, और इसका पूरा सेल बॉडी है जिसके अंदर इसका मटेरियल पाया जाता है। क्लियर है। फिर क्या होता है ना कि ये एक पार्ट, कोई एक पार्ट जो होता है ना, इसका बहुत लंबा हो जाता है। क्या हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एक्सोन कह देते हैं। मतलब इस वाले पार्ट को आप क्या कह रहे हो, एक्सोन कह रहे हो। क्लियर है। फिर अगेन ये जो एक्सोन होता है एक एंड पे जाकर इस तरीके से ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, जिसको हम कह देते हैं क्या, एक्सोन टर्मिनल। मतलब ये क्या हो रहा है, एक्सोन का एंडिंग पार्ट है। क्लियर है। फिर क्या होता है कि एक और एक्सोन, मतलब ये जो डेंड्राइट वाला पार्ट है यहाँ पर आकर इस तरीके से जुड़ जाएगा, एक और एक्सोन, और इस तरीके से फिर ऐसे होगा, फिर एक और एक्सोन यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। इस तरीके से क्या होता है, एक वायर फॉर्मेशन ये करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, सेल बॉडी है, एक्सोन है, ये लास्ट वाला पार्ट जुड़ गया, फिर इस लास्ट वाले टेल से एक दूसरे का हेड जुड़ गया, इस तरीके से कनेक्शन बनता है। क्लियर हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सोन होता है इसके अंदर कुछ और कवरिंग होती है, इसके ऊपर एक और सेल होता है जिसकी कवरिंग हो जाती है, जिसको हम कहते हैं स्वान सेल। क्लियर है। माइलिन शीथ की बनी होती है, मतलब एक ऐसी बॉडी जो क्या होती है, मतलब जो बेड रेजिस्टेंस होती है, मतलब इलेक्ट्रिक इम्पल्स इसके अंदर से जाएगा। लाइक जैसे वायर होता है, वायर में आप देखते हो ना उसके ऊपर रबड़ की कोटिंग हो जाती है ताकि हमको करंट ना लगे। सेम उसी तरीके से बीच बीच में एक खाली गैप होता है जिसको हम नोड ऑफ रेन बियर्स कहते हैं। तो ये आपको ध्यान नहीं देना है उतना, मैंने आपको न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बताया। क्लियर है। तो क्या होता है ना कि देखो, जब ये दो न्यूरॉन्स आपस में जुड़ते हैं, मतलब इसका टेल और इसका हेड जब जुड़ रहे हैं, तो इसके बीच में क्या होता है ना, गैप रहता है। उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम कह देते हैं सिनेप्स। क्या कह देते हैं उसको, हम कह देते हैं सिनेप्स। क्या कहते हैं, सिनेप्स। ठीक है, तो आपको याद रहेगा। तो ये जो सिनेप्स होता है इसमें, मतलब यहाँ से सिग्नल यहाँ तक जाता कैसे है, ये क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं इसका आपको डिटेल्ड और दिखा रहा हूँ। देखो ऐसे होता है, ये इसका टेल है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट है, ठीक है, और ये वाला जो हेड है ये वाला पार्ट है। क्लियर है। तो क्या होता है ना कि देखो, यहाँ से करंट आया, करंट आया आया आया, यहाँ तक गया, यहाँ तक करंट आया। तो यहाँ पर क्या होते हैं ना, कुछ केमिकल्स होते हैं, गोल गोल से होते हैं, उसके अंदर क्या होता है, कुछ केमिकल्स होते हैं। इसको, ये जो गोल वाला पार्ट है इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स, जिसके अंदर क्या हो रहा है, केमिकल्स है। क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, ये एंड तक पहुंचते हैं, और एंड तक पहुंचने के बाद क्या होते हैं, खुल जाते हैं। खुलने के बाद इसके अंदर का जो केमिकल होता है उसको हम कहते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर। मतलब ये ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये जो सिग्नल आया, ये सिग्नल इन केमिकल्स के थ्रू क्या होता है, निकल जाता है। मतलब ये सिग्नल जैसे ही देता है तो ये केमिकल के पोर खुल जाते हैं, और ये न्यूरो ट्रांसमीटर, मतलब ये केमिकल्स इस बीच वाले गैप में भर जाते हैं। क्लियर हो गया। और इस गैप को हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्या कहते हैं, सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर, ठीक है। अब ये गैप में ये केमिकल्स क्या हो गए, निकल गए। क्लियर। अब ये क्या है कि ये जो दूसरा वाला पार्ट है, इसका हेड है ये, ठीक है, इसके पास में क्या होते हैं, एक्सेप्टर्स होते हैं। मतलब जैसे यहाँ से निकलने वाला पार्ट है, ऐसे ही यहाँ पर क्या है कि कुछ चैनल्स है जहाँ से ये केमिकल्स क्या कर सकते हैं, इसके साथ में कनेक्ट हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो ये निकल कर यहाँ से जुड़ेंगे, ये इसके साथ जुड़ जाएगा, सपोज ये इसके साथ जुड़ जाएगा,
और जैसे ही ये इसके साथ जुड़ते हैं तो यहाँ के जो केमिकल्स होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं, या फिर ये वाले जो केमिकल जो इसके अंदर कुछ जा रहे हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। एक्टिव होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ से इम्पल्स कनेक्ट दोबारा से क्या होता है, चालू हो जाता है। मतलब करंट यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ से यहाँ गया, और फिर यहाँ से आगे जा रहा है। इस तरीके से हमारे हाथ से कनेक्शन ब्रेन तक जुड़ा हुआ है और सिग्नल ब्रेन तक जाता है, या फिर ब्रेन से सिग्नल हाथ पैर हर एक बॉडी तक जाता है। क्लियर हो गया? ठीक है। तो यहाँ ये जो पार्ट होता है खाली पार्ट, इसको हम कहते हैं सिनेप्टिक क्लेफ्ट। क्लियर है? और ये इन दो के बीच का जो ट्रांसफ़र है उसको हम कहते हैं सिनेप्टिक ट्रांसमिशन। ठीक है। ये जो केमिकल्स हैं इसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। इसके अंदर एक और टर्म है लिगेंड, और ये रिसेप्टर। रिसेप्टर मतलब देखो ये कैसा है, ये इस तरीके से पार्ट है, मतलब ये इस तरीके से बना हुआ है, और एक पार्ट जो केमिकल न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पे जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से सिग्नल चालू हो जाता है। इसको हम लिगेंड कह रहे हैं। ठीक। इसके अंदर दो टर्म है, एक को हम कह रहे हैं प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, एक को हम कह रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री का मतलब क्या होता है, पहले वाला, पोस्ट का मतलब बाद में वाला। तो पहले वाला न्यूरॉन कौन सा है इसमें, जहाँ से सिग्नल आ रहा है, और जिसके पास जा रहा है वो दूसरा वाला है, लास्ट वाला पार्ट है, तो उसको हम क्या दे रहे हैं, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन। तो ये कंप्लीट क्या है, सिनेप्टिक ट्रांसमिशन है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, द सिनेप्स इफेक्टिवनेस इन ट्रांसमिटिंग नर्व इम्पल्स इज मोस्ट क्रिटिकली डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपको समझ ही नहीं आएगा, अब समझ आएगा। देखो सिनेप्स इफेक्टिवनेस मतलब इस पार्ट की बात हो रही है, इस ट्रांसमिटिंग, जब ये नर्व इम्पल्स को ट्रांसमिट करता है तो इनमें से क्या है जो क्या होता है, डिटरमाइंड होता है। ठीक है, क्या चीज़ होती है, द कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर एंड द नंबर ऑफ रिसेप्टर्स इन द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। मतलब कह रहा है कि ये यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर की क्या कंसंट्रेशन है ना। यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर होने चाहिए, वरना क्या होगा, सिग्नल पास नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे गैप आ जाएगा। और उसके साथ में ये जो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन में ये जो ट्रांसमिट रिसेप्टर्स लगे हैं, जो क्या करते हैं, इन चीज़ों को इसके साथ में अटैच होगा, इसके साथ में जुड़ेगा ना। तो जुड़ने के लिए क्या चाहिए, रिसेप्टर चाहिए, ताकि वो उनको पकड़ पाए। तो यही इसका आंसर है। क्या कह रहा है कि न्यूरोट्रांसमीटर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और ये जो रिसेप्टर्स हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, क्या, सिनेप्स का इफेक्टिवनेस, कि किस तरीके से सिग्नल ट्रांसफ़र होगा। ठीक है। अब और ये आप समझ के रखना, जैसे ही जैसे ये क्वेश्चन आएंगे तो आपको आज दिक्कत लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, क्या कह रहा है कि एंजाइम को फैक्टर सच एस NAD+ फंक्शंस मेनली बाय। देखो आपको ये टर्म बिल्कुल नहीं समझ आएगी, मैं आपको जनरली समझाता हूँ एंजाइम्स करते क्या हैं। एंजाइम्स देखो क्या है, एंजाइम्स एक, आप मान लो कि मैंने बहुत सारी लकड़ियाँ लगाई जलाने के लिए। क्लियर है? तो आप उसमें आग लगाते हो, तो क्या हो रही है, आग, आपकी आग जल रही है, धीरे धीरे जल रही है, या फिर किसी की जल भी नहीं रही। तो अगर मैं चाहूँ कि मेरे को इन लकड़ियों पे आग लगानी है, सिंपल सी है, सर्दी का मौसम है, लकड़ी जल नहीं रही, तो आप करते क्या हो, आप, कुछ बंदे होते हैं जो आप केरोसिन तेल डाल देते हो, जिससे क्या होता है, लगाते तुरंत जल जाएगी। कोई कोई बंदा पन्नी भी डालता है, कोई कोई बंदा कोई भूसी डालेगा, कोई कोई बंदा क्या करेगा, कुछ और ऐसा डालेगा जिससे जल्दी जल जाए। तो वो जो कुछ और ऐसा डाल रहे हैं, वो क्या कर रहा है, वो एक क्या है, उसको हम कहते हैं, वो एक क्या है, कैटलिस्ट है। क्या है, कैटलिस्ट है, जो क्या कर रहा है, प्रोसेस को फास्ट कर दे रहा है, ईजी कर दे रहा है। ठीक है, मतलब जब आप क्या कर रहे हो, जो कैरोसिन है उसमें जब आग पकड़ाते हो, आसानी से आग पकड़ लेती है, तो इसका मतलब उसको एनर्जी की ज़रूरत कम पड़ती है, वो कम उसमें आग में ही या कम स्पार्क में ही वो जल जाती है, और फिर वो क्या करती है, पूरी लकड़ी को जला देती है, जिसको हम कह रहे हैं कैटलिस्ट, जो क्या कर रही है, आपका काम आसान करती रही है। ठीक है, इसी तरीके से हमारी बॉडी में क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जो किसी भी चीज़ को, जिसको करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, उसको वो आसान कर देती है और कम एनर्जी में वो करवा देती है। जैसे एक सिंपल सा, आप जो खाना खाते हो, है ना, खाना आपके स्टमक में जाता है, अगर एंजाइम्स ना रिलीज हो तो आपका खाना पचेगा नहीं। तो इसलिए क्या होता है कि हमारी बॉडी क्या करती है, एंजाइम्स रिलीज़ करती है। आप डाइजेशन सिस्टम में पढ़ते हो, ठीक है ना, कई तरीके के एंजाइम्स होते हैं जो आपके खाने को पचाने में मदद करते हैं। ठीक, तो वो क्या कर रहे हैं, आपके काम को ईजी कर दे रहे हैं, आपकी एनर्जी कम लग रही है, तो जो काम काफ़ी हार्ड वर्क से हो सकता है, बट वो काम एंजाइम्स के थ्रू काफ़ी ईजी हो जाता है। ठीक है, तो वही क्या है, एंजाइम्स है, आप ऐसे याद रख सकते हो। तो कह रहा है कि एंजाइम सच एस NAD फंक्शंस, मतलब इसके अंदर एक कोई फंक्शन है जो कुछ एक काम करता है। तो अब आप ये नहीं जानते, इसको हटाओ, ख़त्म करो, नहीं पता, लेकिन मुझे ये तो पता है ना कि एंजाइम्स का काम क्या होता है। एंजाइम्स का काम क्या होता है,
वो क्या करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। मतलब यहाँ से कनेक्ट करने की कोशिश करो, आपको जो आग लगानी पड़ रही थी कम आग में आपका काम बन गया, मतलब लोअरिंग हो गई, आपकी एक्टिव एनर्जी कम हो गई बाय स्टेबलाइजिंग द ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है ना, तो ये भी एक टेक्निकल टर्म है। तो देखो इसके अंदर एक ग्राफ है, वो मैं बताता हूँ। देखो क्या हुआ कि कोई एक प्रोडक्ट है या कुछ एक है, मतलब जैसे ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिस्ट्री के टर्म में है। जैसे इसको हम कैसे समझ सकते हैं, मान लो ये लकड़ी है, लकड़ी को जब आप जला दोगे तो छाई बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा। तो कह रहा है कि पहले जलाने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए थी किसी काम को करने के लिए हमारी बॉडी में, लकड़ी को जलाने के लिए। फिर क्या हो गया, हम एंजाइम्स को लेकर आए जिसकी वजह से एनर्जी कम पड़ गई, एनर्जी कम हो गई और इतने में ही ये जल गया। जल कर क्या हो गया, हमें प्रोडक्ट मिल गया, है ना। कुछ भी, चाहे वो खाने को पचाने का काम हो या बॉडी में कोई दूसरा काम हो। तो यही कह रहा है कि जो एक्टिवेशन एनर्जी है, जब आप उसको कैटलाइज्ड करते हो, मतलब उसमें जब एंजाइम्स वगैरह आते हैं तो वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डाउन हो जाती है। और जब वो एन कैटलाइज्ड होती है, मतलब उसमें कोई एक्स्ट्रा फैक्टर आप ऐड नहीं कर रहे, लाइक लकड़ी को ऐसे ही जलाने की कोशिश कर रहे हैं, तब आपको एफर्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं, एनर्जी ज़्यादा खर्च करनी पड़ती है। ठीक है, तो यही इस क्वेश्चन का मतलब है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट वो उसी से रिलेटेड है, क्या कह रहे हैं, इन ग्लाइकोलिसिस विच एंजाइम्स कैटलिस्ट द रेट लिमिटिंग फॉस्फोराइलेशन ऑफ फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट। भाई देखो बिल्कुल नहीं समझ आएगा आपको, ये रट्टा मान लो। ठीक, तो अब मान लो कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो आप समझ सकते हो। मैंने इसके साथ ये, आप तो भाई रट्टा मार लो ग्लाइकोलिसिस का। ठीक है, तो मतलब इसमें क्या हो रहा है, जो ग्लाइकोलिसिस हो रहा है, लेसिस का मतलब होता है टूटना। क्लियर है, लेसिस का मतलब क्या होता है, टूटना। ग्लाइकोलिसिस है ना, हमारे पार्ट में बहुत सारे ग्लाइकोल वगैरह होते हैं, उनका क्या होता है, लिसिस होता है। ठीक, तो जब उन पार्ट को तोड़ा जाता है तो उन पार्ट को तोड़ने में क्या होता है, एक मतलब एक टर्म है फॉस्फोराइलेशन जिसको हम कहते हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट होता है। क्लियर है, विच कैटलिस्ट, तो इसको कौन तोड़ता है ग्लाइकोलिसिस में, तो एक एंजाइम्स होता है जिसको हम कहते हैं फॉस्फो फ्रुक्टोकाइनेस। अब देखो कभी भी एंजाइम्स आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, तो उसके पीछे ASE वर्ड लगता है, तो ये आप इसको याद कर सकते हो। अब देखो इसके अंदर और क्या क्या है, जैसे रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिससे हमें एनर्जी मिलती है ना। तो एनर्जी मिलती है, तो ये कैसे मिलती है, जैसे हमने खाना खाया, फिर खाना खाते हैं, उसका क्या होता है, उस खाने को पचाते हैं, वहाँ से क्या हो रही है, हमें एनर्जी मिल रही है। और वो खाना पचता कैसे है, उस खाने का ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, मतलब ऐसे ही दोनों ही प्रोसेस होते हैं एक्चुअल में, रेडॉक्स। तो अब जैसे मान लो वो खाना हो गया, ठीक है, वो खाना हमारे पेट में गया, तो क्या होता है कि उसके साथ में आता है ऑक्सीजन उस खाने के साथ में, और वो दोनों कंबाइंड होते हैं। कंबाइंड होकर क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी निकलती है। ये आपका सेल है। जब आप मतलब ब्रीदिंग प्रोसेस पढ़ोगे तो वहाँ पे डिटेल्ड में मैंने समझाया हुआ, वन शॉट में देख सकते हो। तो क्या होता है, जनरली हमने खाना खाया, खाने से हमें क्या मिला, ग्लूकोज। ग्लूकोज कहाँ गया, सेल में। ऐसे ही हम सांस ले रहे हैं, सांस जो होती है लंग्स के थ्रू कहाँ जा रही है, ब्लड में जा रही है, ब्लड से वो सेल में जा रही है, तो सेल में हमें क्या मिला, फूड मिला और ऑक्सीजन मिला। मतलब ग्लूकोज और ऑक्सीजन दोनों कंबाइंड हो गए एक प्रोसेस के थ्रू, जिससे क्या हो जाती है, हमें एनर्जी मिलती है। प्लस में वेस्ट मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो इस एनर्जी को हम यूज़ करते हैं पूरी बॉडी को चलाने के लिए। ठीक है, और ये एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस है जैसे मैंने कहा। फिर उसके बाद क्या है कि ये जो ATP होता है, ये जो एनर्जी होती है, इसको स्टोर किया जाता है। मतलब लाइक जैसे बैटरी में आप क्या करते हो, उसको चार्ज करके स्टोर कर लेते हो बैटरी में, तो इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है उसमें एनर्जी जो जनरेट होती है उसको हमारी बॉडी भी बैटरी की तरह स्टोर कर सकती है। वो किस फॉर्म में स्टोर होती है, वो ATP के फॉर्म में स्टोर होती है। ठीक है, जिसको हम एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल भी कहते हैं, ATP को। ATP क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये जो सेल होता है उसमें क्या होती है, ADP होती है। जैसे ये फूड और ऑक्सीजन रिएक्ट करते हैं तो एक फॉस्फेट इसके साथ में जुड़ जाता है, जिसकी वजह से ATP बन जाता है और वो स्टोर्ड हो जाती है एनर्जी में। और इस प्रोसेस को करने के लिए कौन हेल्प करता है, माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस चलता है। तो यहाँ पर मैंने वही समझाया है। देखो दो तरीके की रेस्पिरेशन होती है, एरोबिक और एनएरोबिक। मतलब जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो या ऑक्सीजन की वजह से जो रेस्पिरेशन हो रहा है, जो विदाउट एनी ऑक्सीजन हो रहा है उसको एनएरोबिक कह देते हैं। तो इसमें देखो क्या होता है, ऑक्सीजन जो ग्लूकोज है वो हमारे सेल तक पहुंचा खाने से, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है हमारे सेल के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया और ऑक्सीजन से क्या होता है कि ये ग्लूकोज वाला पार्ट जो होता है इसको तोड़ दिया जाता है कई पार्ट में, जिसमें से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है
6 हमें H2O मिलता है और 38 ATP मिलती है, ये आप ध्यान रखना 38 ATP। ठीक है, और माइटोकॉन्ड्रिया ही क्या है, वो साइट है जहाँ पर एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लियर है। ग्लूकोज, एक ग्लूकोज C6H12O6, 6 पार्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, 6 पार्ट ऑफ H2O। ऐसे ही एक होता है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं रहती तो उस केस में क्या होगा, जैसे हम भागते रहते हैं तो बॉडी में जब ऑक्सीजन कम होती है तो हमारी बॉडी क्या करती है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन भी चालू कर देती है, या कोई दूसरे मतलब बैक्टीरिया वगैरह और दूसरे में भी ऐसा ही दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज हुआ, अब क्या है कि ऑक्सीजन है नहीं, तो ऑक्सीजन जब है नहीं तो माइटोकॉन्ड्रिया का कोई वर्क नहीं होता। तो उसके इसमें क्या होता है कि जो हमारा साइटोप्लाज्म है, मतलब जो सेल है, ये न्यूक्लियस है, ये जो ओपन पार्ट है जिसको हम साइटोप्लाज्मा कह रहे हैं, बीच वाला पार्ट, ये क्या करता है, इस ग्लूकोज को इथेनॉल में तोड़ देता है। ठीक है, इथेनॉल, जहाँ ओल आ गया, ये क्या है, एक अल्कोहल है इथेनॉल। ठीक है ना, प्लस में 2 कार्बन डाइऑक्साइड और 2 OTP इसके अंदर बनती है, थोड़ी सी OTP इसके अंदर भी बनती है। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। फर्मेंटेशन मतलब जिससे दारू वगैरह बनती है, बियर बनती है, उसमें यही प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यही कह रहा है कि जब हम बहुत ज़्यादा एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी जो मसल्स होती है उसको ऑक्सीजन मिल नहीं पाती, इनसफिशियंसी हो जाती है, जिसकी वजह से ये वाला प्रोसेस चालू हो जाता है। और इसमें क्या हो जाती है, हमारी लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाती है मसल्स में, और इसलिए वो जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, क्रैम्प करने लगती है। ठीक है, इसमें कुछ और क्वेश्चंस भी आपसे पूछता है कि जैसे मोड ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, अर्थवॉर्म ये स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन लेता है। एक्वेटिक जो होते हैं, फिश हो गया, प्रॉन हो गया, एक्वेटिक एनिमल्स, ये गिल्स के थ्रू लेते हैं रेस्पिरेशन, इनके पास गिल्स होती है। इंसेक्ट लाइक जैसे ग्रास होपर हो गया, कॉकरोच हो गया, हाउस फ्लाई हो गया, इनके पास क्या रहता है, स्पिरेकल्स रहता है, मतलब इनकी बॉडी में साइड में क्या होता है, कई सारे छेद रहते हैं, वहाँ से ये रेस्पिरेशन लेते हैं। ऐसे ह्यूमन, बर्ड, डॉग, लिजार्ड, ये सब किससे लेते हैं, इनके पास लंग्स होते हैं सांस लेने के लिए। ठीक है ना, तो ये आपसे पूछ सकता है। भाई ये हमारी बुक है, कोई बंदा अगर मेंस की तैयारी कर रहा है, इससे बेस्ट बुक मार्केट में नहीं है। और मतलब आप सभी को पता होगा कि इस बुक के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। 2000 बेस्ट क्वेश्चंस हैं, और आप 10,000 क्वेश्चंस लगा नहीं सकते, लेकिन आप 2000 क्वेश्चन 2 से 3 बार लगा सकते हो, जिससे सेम क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं और अच्छे लेवल के भी रहते हैं, और आपको हैंड रिटन सॉल्यूशंस वगैरह इन सब के अंदर दिख जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये वन ऑफ द बेस्ट बुक है, और ये 260 में अभी मिल रही है आपको फ्री डिलीवरी के साथ में फ्लिपकार्ट पे, आप लिंक है उसको देख सकते हो। हिंदी एडिशन आपको PDF में मिल जाएगी। ऐसे ही एक प्रीमियम बूस्टर है हमारे, उसमें 49 में आप इसको खरीद सकते हो। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप ये भी देख सकते हो, मतलब 49 में आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने आपसे कुछ पैसा चार्ज किया इस चीज़ के लिए। बहुत सारी PDFs है ना, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं दोबारा से, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये भी बहुत टेक्निकल टर्म है, इसमें क्या कह रहा है, लिपिड बायोकेमिस्ट्री, वाई डू अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स टेंड्स टू बी लिक्विड एट रूम द। अब देखो क्या कह रहा है कि जो बायोकेमिस्ट्री है उसमें कह रहा है कि अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड हो जाता है एट रूम टेम्परेचर पे, क्यों। इस क्वेश्चन को बाद में समझेंगे, क्या देखते हैं पहले होता क्या। देखो फैटी एसिड जो होता है ना, वो 2 तरीके का होता है, एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड, और एक को हम क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या कहते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप देखो, ये देखो ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, और यहाँ पर देखो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या फ़र्क है, यहाँ पर आप ये वाला पार्ट देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि डबल बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड हो गया, और जबकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पूरा सिंगल बॉन्ड है। तो क्या होता है ना कि ये जो डबल बॉन्ड वाला जो पार्ट होता है ना, ये टूटना आसान होता है, और जबकि ये जो सिंगल बॉन्ड वाला होता है ना, ये बहुत कम्प्लेक्स हो जाता है आपस में। तो इसको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड को, जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो है ना, ये इजीली टूट सकता है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड रहता है। तो इसीलिए क्या होता है कि ये जो मतलब जो अनसैचुरेटेड वाला जो पार्ट है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसको कह रहे हैं, ये जब रूम टेम्परेचर होता है तो रूम टेम्परेचर में इसके अंदर के जो फोर्सेस होते हैं, जैसे ये क्या होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, वंडरवॉल फोर्सेस कहता है। वंडरवॉल फोर्सेस मतलब एक तरीके का क्या होता है कि ऐसे ही ये पकड़ के रखता है एक चीज़ को। ठीक है, तो जैसे ही क्या होगा कि रूम टेम्परेचर पे होता है, तो रूम टेम्परेचर में क्या होता है, थोड़ा सा गर्म वगैरह होने लगता है, तो इसके जो फोर्सेस होते हैं जो इसको आपस में पकड़ के रखे हैं वो वीक होने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये टूट जाता है। टूटने की वजह से ये लिक्विड में दिखाई देता है। इस तरीके का कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, अब मैं समझाता हूँ कि क्या टेक्निकल इसके अंदर हो रहा है। देखो अनसैचुरेटेड जो फैटी एसिड होता है जो हमने देखा, वो लिक्विड में होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर ये जो पार्ट है, ये जो डबल बॉन्ड वाला पार्ट है, ठीक है, कार्बन चेन इंट्रोड्यूस किंग्स
विच प्रिवेंट द फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स फ्रॉम पैकिंग टाइटली टुगेदर। मतलब मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया ना, जैसे ये सैचुरेटेड एसिड क्या होता है, सिंगल बॉन्ड का है, ये क्या होते हैं आपस में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाते हैं, पैक्ड हो जाते हैं, इसलिए इनको तोड़ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं इसमें डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं, जिसकी वजह से है ना बहुत ज़्यादा टाइट पैक होते नहीं हैं। तो जब ये टाइट पैक होते नहीं हैं तो ये लूज़ रहते हैं, और जब ये लूज़ रहेंगे तो ये आसानी से टूट जाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कि इनके बीच में है ना एक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं, ठीक है, जिनको हम कहते हैं वंडरवॉल फोर्स, मतलब बहुत वीक फोर्स होते हैं जो इनको आपस में जोड़ के रखते हैं। तो क्या होता है कि हल्का सा भी टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो ये क्या होते हैं, टूटने लगते हैं। वो फैट है, फैट जब टूटने लगेगा तो वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। मतलब फैट में जब आप थोड़ी सी गर्मी दोगे तो वो मेल्ट हो जाएगा, गलने लगेगा, और जब वो गलने लगेगा तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो यही इसका क्या है, नेचर है। क्लियर है। तो यहीं पर क्या हो रहा है कि ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है ये रूम टेम्परेचर पे गलने लगता है। क्यों गलने लगता है, क्योंकि हमने देखा इसके जो डबल बॉन्ड होते हैं वो क्या करते हैं, वो टूटेंगे। क्यों टूटेंगे, क्योंकि इनके जो वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो कमज़ोर होते हैं। कमज़ोर होने की वजह से क्या होते हैं, वो मेल्ट होने लगते हैं, जिसकी वजह से वो रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, लिक्विड फॉर्म में चले जाते हैं। ठीक है, ठीक। और आपको ये भी पता होना चाहिए ये जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं ये हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं। ठीक है ना, हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं क्योंकि ये ईजिली टूट जाते हैं। ठीक, तो जितनी भी जैसे ऑलिव ऑयल हो गया, जितनी भी बढ़िया बढ़िया ऑयल होते हैं वो सारी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। ये आप ध्यान रखोगे, ये अच्छे होते हैं हेल्थ के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि व्हाट डिफाइंस अ कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। भाई देखो, सबसे पहली बात आपको ये समझना पड़ेगा वेस्कुलर बंडल या फिर जिसको हम संयुक्त संवहनी बंडल कह रहे हैं ये होता क्या है। देखो, हमारी जो प्लांट है ना, प्लांट में क्या होता है कि चीज़ों को ट्रांसफ़र करने के लिए, जैसे खाना, पानी, इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स, इनके लिए क्या है कि बीच में, पेड़ों के बीच बीच में बहुत सारे चैनल्स बने हैं पाइप की तरह। तो जैसे क्या हो रहा है, जिसमें पानी को ले जाने के लिए है जाइलम, जैसे कैसे आप याद रखोगे कन्फ्यूज़न अगर हो तो, जल, जल को ले जाने के लिए क्या है, जाइलम। और फल, फल का मतलब हो गया खाना, खाने, फूड को ले जाने के लिए क्या है, फ्लोएम है। ठीक है, ये दोनों क्या करते हैं, जैसे मान लो खाना क्या हो गया, लीव्स में, पत्तियों में तैयार हुआ, अब वहाँ से प्लांट के हर एक पार्ट में खाना पहुँचाना है तो फ्लोएम के थ्रू क्या होगा, वो खाना प्लांट के हर एक पार्ट में पहुँचेगा। ऐसे ही जाइलम है, जाइलम में क्या होता है कि रूट से पानी को प्लांट के हर एक पार्ट में ले जाना है, जहाँ पर पत्तियाँ हैं वहीं पर क्या होगा कि खाना बनेगा। तो प्लांट में पानी की ज़रूरत है, तो उस पानी को हर एक पार्ट तक पहुंचाने के लिए कौन काम करेगा, जाइलम। और फ्लोएम के लिए, फल के लिए यानी खाने को पहुंचाने के लिए कौन काम करेगा, फ्लोएम करेगा। क्लियर हो गया। अब ये जो करते हैं ये क्या होते हैं कि ये कई बंडल्स में होते हैं, है ना, इनके कई तरीके का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, जैसे मान लो सपोज आप एक पेड़ को काट रहे हो तो आपको इस तरीके से दिखाई देगा, जहाँ पे कुछ चैनल्स, कुछ पाइप जाइलम की हैं, जहाँ से खाना, मतलब जैसे मान लो ये आप इसको काटा आपने तो ये ऐसा दिखाई देगा ऊपर से। ठीक है, और यहाँ से खाना, जैसे मान लो कुछ पाइप ऐसी लगी हुई हैं जाइलम के जहाँ से पानी जा रहा है ऊपर, कुछ पाइप ऐसी लगी हैं जहाँ से फ्लोएम, मतलब जैसे जो खाना वगैरह है वो ऊपर से नीचे या कहीं कहीं और जा रहा है। इस तरीके से कई सारी पानी है, जैसे आपके घर में पानी की पाइपलाइन है ना, तो उसमें क्या होता है कि जैसे नीचे से, ऊपर से, टंकी से कई सारे चैनल, नल में पानी आता है, जहाँ जैसी ज़रूरत है वहाँ आपने पानी ले लिया। उसी तरीके से आप क्या हो रहा है, जब आपको पानी पहुँचाना हो टंकी में तो उसके लिए आपने एक अलग पाइपलाइन बनाई। तो इस तरीके से चलता है हिसाब किताब। ठीक है, तो ये होता है क्या, बंडल्स। अब ये जो बंडल्स होते हैं कई टाइप के होते हैं। ठीक है, जैसे इसका एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं रेडियल। रेडियल में क्या होता है कि इस तरीके से सर्कल में अरेंज रहता है, जिसमें जाइलम होगा, फ्लोएम होगा, जाइलम फ्लोएम, इस तरीके से अरेंज रहता है। इस तरीके के बंडल को हम क्या कहते हैं, रेडियल कह देते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया। उसी तरीके से एक होता है जिसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट। क्या कहते हैं, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल, मतलब इस तरीके का। इसके 3 पार्ट होते हैं, जैसे कॉन्जॉइंट कोलेटरल क्लोज्ड, मतलब इस तरीके से दिखाई देगा। कॉन्जॉइंट कोलेटरल ओपन, तो ये जो बीच में आपकी लाइन बन रही है ये इस तरीके से दिखाई देगी। फिर कह रहा है कॉन्जॉइंट बाई कोलेटरल ओपन, मतलब यहाँ पर एक ओपन हुआ, यहाँ पर एक ओपन हुआ, तो इस तरीके से आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट जाइलम का है, ये वाला फ्लोएम पार्ट है, जाइलम फ्लोएम, यहाँ पे क्या है, जाइलम फ्लोएम जाइलम, इस तरीके से रहता है। इस तरीके से अगर आपको दिखे तो ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जॉइंट वेस्कुलर बंडल। क्लियर हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद एक थर्ड पार्ट होता है जिसको हम कहते हैं कंसेंट्रिक। कंसेंट्रिक मतलब एक सर्कल के अंदर बना रहेगा, है ना, उसी को हम कंसेंट्रिक कहते हैं। तो जैसे इसके अंदर एक रहता है जिसको हम कहते हैं एम्फीफेरियल कंसेंट्रिक, मतलब जिसमें देखो ये जाइलम अंदर है और फ्लोएम बाहर है। ठीक है, इसी तरीके से इस वाले पार्ट में अगर आप देखो ये फ्लोएम अंदर है और जाइलम बाहर है।
ठीक है, तो ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर भी देखो ये जो फ्लोएम वाला पार्ट है, तो ये हमने पढ़ा एक कॉन्जॉइंट जिसमें इस तरीके से दिख रहा है, एक हमने पढ़ा क्या, एक हमने पढ़ा कंसेंट्रिक और एक हमने पढ़ा रेडियल। ठीक है, तो ये इस तरीके से स्ट्रक्चर रहते हैं। तो रेडियल आपको समझ आ गया होगा, इसके अंदर आपको समझाने की जरूरत नहीं है। कॉन्जॉइंट आप एक बार देख लो, इसके अंदर देखो क्या कह रहा है। इसके अंदर कह रहा है इन दिस अरेंजमेंट द फ्लोएम एंड जाइलम आर सिचुएटेड नेक्स्ट टू ईच अदर ऑन द सेम रेडियस। मतलब कह रहा है कि सेम रेडियस में एक दूसरे के क्या होते हैं, पास पास ये रहते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा कि जैसे ये इस तरीके से अगर मैं बनाऊं तो ये सेम रेडियस है, मतलब एक कैप्सूल की तरह आप इसको देखो, कैप्सूल की तरह। ठीक है, एक कैप्सूल है ऊपर से नीचे तक, इसकी रेडियस यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है ना। तो ये भी एक कैप्सूल है, तो सेम रेडियस में यहाँ पर क्या है, फ्लोएम है आपका, और यहाँ पर क्या है, जाइलम है आपका। ठीक, तो जब भी सेम रेडियस की बात होगी तो वो क्या होगा, कॉन्जॉइंट वेस्कुलर होगा। और रेडियस में क्या होगा, रेडियस में जब कहे कि एक सर्कल के अंदर जब जाइलम और फ्लोएम अल्टरनेट अरेंज्ड है तो उसको हम रेडियल वाला पार्ट कर देंगे। और कंसेंट्रिक में क्या हो जाएगा, जब कंसेंट्रिक वाली प्रॉपर्टी होगी, मतलब एक सर्कल के अंदर क्या होगा, या तो जाइलम बाहर होगा, उसके अंदर क्या होगा, फ्लोएम होगा, या फ्लोएम अंदर होगा, उस बाहर क्या होगा, जाइलम होगा, एक सेंटर में एक सर्कल के अंदर, तो उसको कंसेंट्रिक कह देंगे। ठीक है, तो ये पार्ट हैं किसके, वेस्कुलर बंडल्स के। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने कुछ टिश्यूज़ भी आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। इसका डिटेल्ड मैंने वन शॉट में दे रखा है। तो इसके अंदर देखो दो तरीके के टिश्यू होते हैं, एक होती है जिसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, एक होती है जिसको हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मतलब ऐसे टिश्यू जो हमेशा ग्रोथ करते रहते हैं। जैसे आप प्लांट देखो तो प्लांट में क्या होते हैं, तीन तरीके के पार्ट पाए जाते हैं। एक प्लांट का टिप पॉइंट, प्लांट हमेशा हमेशा ऊपर की ओर बढ़ता रहता है, उसको हम कहते हैं एपिकल मेरिस्टम, मेरिस्टेम है ना, ऊपर का प्लांट का ऊपर का टिप पॉइंट, ये कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम। क्लियर है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे ये प्लांट है, फिर इसके प्लांट के कई सारी शाखाएं होती हैं, रूट होती हैं, मतलब ब्रांचेस होती हैं, तो उसके बीच में या छोटे छोटे क्या होते हैं, नोड्स होते हैं, दाने होते हैं, जहाँ से क्या होता है एक नया पेड़ उग सकता है। जैसे आपने देखा होगा ना, प्लांट को काट दो तो साइड में से कई सारी पत्तियां निकलने लगती हैं, उनको हम नोड कहते हैं। तो वहाँ से भी ग्रो होता है, वहाँ से भी नई सेल्स डिफ्रेंशिएट होकर नया मास बनाती है, उसको हम कहते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। फिर ऐसे ही क्या होता है, जो स्टेम होता है या रूट होता है, ये जैसे प्लांट की जो मोटाई है, मतलब मान लो ये तना है, ये हमेशा बढ़ता रहता है, ओवर द एज ये बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इसलिए कहते हैं कि प्लांट का जो स्टेम होता है ये हमेशा ग्रोइंग होता है, बढ़ता रहता है। ऐसे ही जो रूट होती है हमेशा नीचे की तरफ बढ़ती रहती है, तो उनको हम कह देते हैं लेटरल मेरिस्टेम। क्या कह देते हैं, लेटरल मेरिस्टेम। फिर उसके बाद क्या होती है, प्लांट की बहुत सारी टिश्यू जो परमानेंट हो जाती है, मतलब वो कभी बढ़ती नहीं है साइज में, ग्रो नहीं करती। तो दो तरीके की होती हैं, एक को हम कहते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू, और एक को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल मतलब जिसका प्रोसेस काफ़ी सिंपल हो, स्ट्रक्चर सिंपल हो, जैसे इसके अंदर पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा होती है। ये आप डिटेल्ड में वन शॉट में देख सकते हो क्या होती है। कम्प्लेक्स में क्या होती है, जाइलम और फ्लोएम होती है, और जाइलम का काम होता है कि पानी के साथ में जो भी मिनरल है उसको प्लांट तक पहुंचाना, और फ्लोएम यानी फल यानी खाना, जो प्लांट ने खाना बनाया उसको प्लांट के अदर पार्ट्स तक पहुंचाना। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कार्डियोमायोसाइट्स। देखो इस पे अगर मैं वर्ड पे जाऊं कि क्या है, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, मायोसाइट्स मतलब साइट्स का मतलब होता है सेल, मायो मतलब मसल्स, मतलब हार्ट की मसल सेल्स की बात हो रही है, कार्डियोमायोसाइट्स। ठीक है, कह रहा है कि ऑन विच मैकेनिज्म टू मेंटेन देयर मेम्ब्रेन पोटेंशियल एंड इंश्योर प्रॉपर कॉन्ट्रैक्शन। क्या मतलब है इसका, आपको पता है ना कि हमारा जो हार्ट होता है वो धड़कता है, तो धड़कता है मतलब वो एक बार कॉन्ट्रैक्ट होता है, मतलब सिकुड़ता है, फिर फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, रिलैक्स होता है, इस तरीके से हार्ट वर्क करता है। तो उसी की बात कर रहा है कि उसमें क्या मैकेनिज्म ऐसा होता है जिसकी वजह से वो ऐसा करता है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि उसके अंदर क्या होते हैं, कई सारे चैनल्स वगैरह होते हैं, पंप्स होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है ना, कंसंट्रेशन एक बार ज़्यादा होती है। ठीक है, तो एक कंसंट्रेशन जैसे ही ज़्यादा होती है वो सिकुड़ जाएगा, फिर कंसंट्रेशन निकलेगी वो रिलैक्स हो जाएगा। इस तरीके से हार्ट का हर एक सेल काम करता है, और हर एक सेल से हार्ट का मसल बना है, जिसकी वजह से पूरा हार्ट जो है ना इस तरीके से एक रिदम में कॉन्ट्रैक्ट करता है और फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है और फैलता है। ठीक है ना, तो ये क्यों करता है, क्योंकि क्या होते हैं कुछ हमारे वोल्टेज गेटेड चैनल के, किस तरीके से आप समझोगे, मतलब जैसे मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक इलेक्ट्रिक शॉक जनरेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा ना, हार्ट में हम इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं जब कोई बंदा मर गया होता है रिसेंट में, तो वो इलेक्ट्रिक शॉक कैसे जनरेट हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, कुछ केमिकल्स से
इलेक्ट्रिसिटी से उसको जनरेट कर रहे हैं। उसी तरीके से हमारे जो हार्ट होती है, हार्ट में जो सेल्स वगैरह होती है वहाँ पर भी इस तरीके का कम्बिनेशन होता है केमिकल उस पर, जहाँ पे कई सारे एक्टिव आयन पंप रहते हैं, कई सारे वोल्टेज गेटेड चैनल होते हैं जो इस तरीके का क्या करते हैं, इम्पल्स जनरेट करते हैं, जिसकी वजह से पूरा हमारा जो हार्ट होता है वो वर्क करता है। क्लियर है? तो ये आप देख सकते हो, ये हमारा जो हार्ट होता है ना वो इस फॉर्म में रहता है, इस फॉर्म में उसकी सेल रहती है, जहाँ पर देखो उसके पास में एक न्यूक्लियस है। और हार्ट के पास के जो सेल्स होते हैं ना भाई, उसके पास कई सारे माइटोकॉन्ड्रियाज होते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें क्या होता है ना, उनको बहुत सारी एनर्जी बनानी होती है, तो इसके लिए उनके पास माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा दिए गए हैं दूसरे सेल से। ठीक है, तो ये हार्ट का स्ट्रक्चर है। इसके स्ट्रक्चर पे मैं नहीं जा रहा हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, है ना। तो ये क्या करता है, कभी ये पास में आ जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, कभी ये दूर जाता है, रिलैक्स हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट इस तरीके से वर्क करता है। ठीक है, अब इसके कुछ यही जो चैनल, आयन चैनल्स वगैरह देखे तो इसमें देखो क्या हो रहा है। जैसे ये सोडियम निकल कर बाहर गया, ये सोडियम मान लो ऊपर आया, इस तरीके से क्या होता है, अंदर बाहर चीज़ें चलती रहती है, जिसकी वजह से हार्ट जो होता है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये मैंने पढ़ा दिया है, तो हम समझेंगे क्वेश्चन क्या है पहले। विच साइटोस्केलेटल प्रॉपर्टी, कह रहा है कि कौन सा साइटोस्केलेटल प्रोटीन है इज मेजर कंपोनेंट ऑफ न्यूरोफिलामेंट दैट हेल्प्स मेंटेन द कैलिबर एंड इंटीग्रिटी ऑफ लार्ज एक्सोन। हमने देखा था ना कि ये पार्ट क्या है, ये एक्सोन है। क्लियर है? तो ये एक्सोन क्या होता है, ये भी किसी चीज़ से बना है ना। तो ये किससे बना है, ये न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन से बना है। मतलब ये क्या है, ये एक फिलामेंट टाइप स्ट्रक्चर है जिसके अंदर कई सारा प्रोटीन है। ठीक है, तो इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन कहा जा रहा है, जो क्या कर रहा है, इस पार्ट को या ये जो डेंड्राइट है, ये इसका जो टर्मिनल है, इसको जोड़े रखा है आपस में, इसको एक स्केलेटन दे रहा है, मतलब एक ढांचा दे रहा है ना। जिसके किस वजह से दे रहा है, क्योंकि इसके पास न्यूरोफिलामेंट्स हैं जो इस एक्सोन को बना रहे हैं। ठीक, तो इसमें जैसे एक और चीज़ क्या कह रहा है, द साइटोस्केलेटन प्रोटीन दैट आर मेजर कंपोनेंट्स ऑफ न्यूरोफिलामेंट्स एंड हेल्प मेंटेन्स द कैलिबर एंड इंटीग्रिटी ऑफ लार्ज एक्सोन आर। इसमें क्या होता है, इसमें न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन होता है, यही कह रहा है। न्यूरोफिलामेंट प्रोटीन में भी इसके 3 पार्ट इसने बताया, जैसे न्यूरोफिलामेंट लाइट होता है, न्यूरोफिलामेंट मीडियम होता है और न्यूरोफिलामेंट हेवी होता है। मतलब किसी में लाइट प्रोटीन रहेगा, किसी में मीडियम रहेगा, किसी में हेवी प्रोटीन रहेगा, और ये मैमल्स, हम लोगों में पाया जाता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच बैक्टीरियल डिजीज, कह रहा है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है जो स्पेसिफिकली कन्फर्म्ड बाय ए सेरोलॉजिकल मेथड। कह रहा है कि कौन सा बैक्टीरियल डिजीज है जिसको हम क्या करते हैं, सेरोलॉजिकल मेथड से कंफर्म करते हैं। मतलब ये एक सेरोलॉजिकल विधि होती है जिससे हम ये जान पाते हैं कि उस बंदे को क्या हुआ है, टाइफाइड हुआ है। क्लियर है? तो सेरोलॉजिकल विधि या टेक्निक क्या होती है? सेरोलॉजिकल टेक्निक एक मेथड है जिसमें हम क्या करते हैं ना, आपके ब्लड का सैंपल लिया जाएगा, है ना। जैसे अगर आपको टाइफाइड है, सपोज आपके ब्लड का सैंपल आप टेस्ट कराने जाते हैं ना, आपका ब्लड सैंपल लिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि ये एक इम्यून रिएक्शन पे वर्क करता है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये जो सेरोलॉजी टेस्ट है, इसमें जैसे हम क्या करते हैं, आपकी जो बॉडी है, ब्लड में एंटीजेंस, जैसे आपको जब टाइफाइड हो जाता है तो आपके क्या हो रहे हैं, बॉडी में बैक्टीरिया गए, तो उस बैक्टीरिया के अगेंस्ट में ना हम कुछ ऐसी चीज़ें छोड़ते हैं जिससे क्या करता है, आपका जो वो फॉरेन मटेरियल है, मतलब जो बैक्टीरिया है, वो क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है, जिससे हमें पता चल जाता है कि आपको टाइफाइड हुआ है। क्योंकि जो हम इंड्यूस कर रहे हैं केमिकल्स, वो टाइफाइड वाले बैक्टीरिया ही क्या करते हैं, उसके अगेंस्ट में रिएक्शन देते हैं। ठीक है ना, और इसी को कहा जाता है कि सेरोलॉजिकल मेथड्स। ठीक, तो ये जो सेरोलॉजिकल मेथड है, ये जैसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर हो गया, उसमें भी वर्क करता है, वहाँ पर भी मतलब इसको क्या किया जाता है, टेस्ट कर सकते हैं, या ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी इसी टेस्ट से क्या किया जाता है, वेरीफाई किया जाता है। क्लियर हो गया? तो यही क्या कह रहा है कि आपके जो ब्लड है, ब्लड का जो सीरम वाला पार्ट होता है, उसको एनालाइज करके देखा जाता है कि क्या हो रहा है, और जो आपकी डिजीज़ हुई है उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ हैं कि नहीं है। अगर उससे रिलेटेड एंटीबॉडीज़ बन गई तो इसका मतलब आपको वो डिजीज़ है। जैसे टाइफाइड में ये फॉलो होता है। क्लियर हो गया ना? ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ देखते हैं क्या, कॉमन, जैसे वायरस की अगर हम बात करें, ये पार्ट हैं जो वायरस से होते हैं। तो आपको ये ऑड वन आउट में पूछ सकता है। कॉमन कोल्ड सबको पता है, इन्फ्लुएंजा ये भी सबको पता होगा, डेंगू ये भी वायरस से होता है, पोलियोमेलिटिस ये पोलियो से होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस से होता है, एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम HIV से होता है, चिकन पॉक्स ये आपको ध्यान रखना है, ये आप भूल सकते हो, वायरस से होता है, मिसेल्स मम्प जिनमें 2 M हो, मिसेल्स मम्प ये भी वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है, फ्लू आपको याद रहेगा, एनसेफेलाइटिस वायरस से होता है। ठीक है ना, इबोला वायरस से होता है। ठीक है, ये सारे
वायरस से होते हैं, जो एसएससी अभी तक पूछ चुका है। बैक्टीरिया जैसे टाइफाइड हो गया, कोलेरा हो गया, हेजा, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी, टेटेनस हो गया, लेप्रोसी हो गया, हैंसेन डिजीज़, वुफिंग कफ एक तरीके की खांसी होती है, ये सब किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है। फंगी से रिंगवॉर्म होता है, मतलब जो दाद वगैरह होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया और कालाजार होता है। वॉर्म से होता है एलिफेंटिएसिस, मतलब हाथी पाँव रोग। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखोगे, ये सारे की किससे कौन सा होता है। वन शॉट देख सकते हो, उसमें डिटेल्ड में मैंने करा रखा है सब। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? विच यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ प्लाज्मोडियम मेक्स मलेरिया ए साइक्लिक डिजीज विद पीरियोडिक फीवर। देखो क्या होता है, मैं आपको जनरली अगर मलेरिया बताऊं तो उसमें क्या होता है ना, आपको एक पीरियोडिक फीवर होता है, मतलब कुछ कुछ टाइम बाद जाकर आपको एकदम से चिलिंग महसूस होगी, आपको ठंड लगने लगेगी, आपको फीवर आने लगेगा। इस तरीके से होता है जब आपको क्या होगा? मलेरिया होगा। तो इसलिए डॉक्टर के पास जब आप जाते हो तो डॉक्टर पूछता है कब बुखार आया था, बुखार का पैटर्न क्या है, मतलब हमेशा बुखार है कि बुखार दिन में आ रहा है, एक दिन बाद आ रहा है, 2 दिन बाद आ रहा है, क्या आपके सिम्टम्स है, तो उससे वो पता लगाने की कोशिश करता है। तो जो मलेरिया होता है ना, उसके सिम्टम्स ऐसे होते हैं कि आपको बीच बीच में क्या होता है? फीवर आता है, फिर गायब हो जाता है, फीवर आता है, गायब हो जाता है, इस तरीके से चलता है। तो एक्चुअल में देखो होता क्या, एक मलेरिया वाला मच्छर है सपोज, जो आपको मलेरिया करवा रहा है। ठीक है, तो ये जो एनोफिलीज है, ये आपको, इसने आपको क्या करा? काटा। ठीक है, जब ये काट रहा है तो इसका जो सलाइवा होता है ना, सलाइवा में क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम होते हैं, है ना, प्लाज्मोडियम। तो ये क्या करते हैं, ये जो हो रहे हैं ये इसके सलाइवा से निकलते हैं और आपके ब्लड में जाते हैं। फिर ये ब्लड में जाते जाते धीरे धीरे घूमते फिरते ये आपके कहाँ पहुँच जाते हैं? लीवर। लीवर इनका क्या है? घर है। लीवर में ये काम करते हैं जाके। तो लीवर में क्या होंगे कि जो लीवर के सेल्स होते हैं उनको ये इन्फेक्ट कर देता है ना, क्योंकि ये लीवर पे ही वर्क कर रहा है। लीवर के सेल इन्फेक्ट कर देगा और उसके अंदर जो ये होते हैं स्पोर्स, मतलब ये इसके अंदर घुस जाते हैं। ठीक है ना, स्पोरोजॉइट जिनको जनरली हम कह रहे हैं। तो ये इन्फेक्ट जो क्या कहते हैं, लीवर है, लीवर के सेल को इन्फेक्ट करेंगे, उसके अंदर घुसेंगे और उसमें कई पार्ट में क्या होंगे? टूटेंगे। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, एक सेल ना मल्टी सेल में टूट जाता है, मतलब एक से दो नहीं, ये बहुत सारे सेल में टूटता है, एक से हजार हजार सेल्स बन जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा ना, ये जो लीवर वाले सेल्स होते हैं ये क्या होंगे? ये ब्लड में आएंगे। फिर जब ये ब्लड में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे? ये फटेंगे। फटने के बाद क्या हो जाएंगे? ये फटने के बाद ये सारे स्पोर्स निकलेंगे और सारे ये स्पोर्स निकलेंगे, फिर ये जो आपकी रेड ब्लड सेल है आरबीसी, आरबीसी में घुस जाएंगे। फिर ये आरबीसी को इन्फेक्ट करेंगे, फिर आरबीसी के अंदर इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है, और फिर ये फट जाएंगे। इस तरीके से इनका प्रोसेस चलता रहता है। और इस तरीके से मान लो कोई और दूसरा मच्छर आया, उसने आपका ब्लड सक किया, तो उसके पास भी क्या हो जाएंगे? ये प्लाज्मोडियम या स्पोरोजाइट्स चले जाएंगे। फिर ये मच्छर किसी दूसरे को काटेगा, उसको भी ये क्या कर देगा? मलेरिया कर देगा। मलेरिया वाला मच्छर होता है, इसी के सलाइवा में ये पनपता है। क्लियर है? तो मतलब दो होस्ट होते हैं, एक हमारा लीवर और एक मच्छर का जो सलाइवा होता है मुंह में रहता है ये। ठीक है, ये इसकी साइकिल होती है पूरी। तो क्या होता है ना कि ये कुछ एक टर्म पीरियड होता है, मतलब जैसे हर रोज़ ये ऐसा नहीं होता कि हमेशा लीवर से निकल रहा है फट रहा है, नहीं, बीच बीच में होता है। लीवर से कुछ पार्ट निकले, फटा, तो जैसे ये आरबीसी में गया, आरबीसी को क्या करने लग गया? रप्चर करने लग गया। और जैसे ये रप्चर करता है तो ये केमिकल्स रिलीज करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमें बुखार आने लगता है, चिलिंग होने लगती है। और ये बीच बीच में ऐसा होता है, तो इसलिए मलेरिया में बीच बीच में बुखार आता है। ठीक है ना, तो ये लाइफ साइकिल किसकी है? मलेरिया की है, जिसमें क्या है? प्लाज्मोडियम है। ठीक है ना, और ये इसका होस्ट जो होता है ये मच्छर भी होता है और हम लोग भी होते हैं। मच्छर में सलाइवा में रहता है और हम लोग में लीवर में रहता है ये। ठीक है, तो यही क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया। अब देखो दोबारा से डीएनए और एनए आरएनए आ गया है। तो डीएनए और आरएनए में, जैसे मैंने डीएनए आपको बता दिया, आरएनए देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट डीएनए एंड आरएनए इज ट्रू। देखो बहुत सारे ऑप्शन रहे होंगे। एक्चुअल में क्या होता है कि आरएनए जो होता है ना, उसके बहुत सारे रूल्स रहते हैं। मैं आरएनए की डिस्कस करता हूँ। आरएनए होता क्या? देखो, डीएनए डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है। जैसे ये डीएनए, तो इसमें देखो दो पार्ट है, ये वाला पार्ट और ये वाला, सॉरी, हाँ, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट। ठीक है, दो पार्ट हैं, दो पार्ट के बीच में बेस पेयर्स हैं, इसको हमने क्या कहा? डीएनए, डबल डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है ना, सिंगल होता है, इसलिए इसको सिंगल डाई नहीं लगा, इसलिए इसको सिंपल राइबो न्यूक्लिक एसिड कह दिया जा रहा है, राइबो। ठीक है ना, किसको? आरएनए को। ठीक, तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर भी इस तरीके से रहते हैं, ये सिंगल बेस पेयर्स होते हैं। जैसे इसके अंदर डबल है, इसके अंदर सिंगल रहेंगे, मतलब ये डीएनए का आधा है आरएनए। क्लियर है? डीएनए का आधा क्या है? आरएनए। ठीक, तो अब जैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट अगर करना चाहें, जैसे शुगर होती है, जो डीएनए होता है, डीएनए में डीऑक्सी राइबो शुगर होती है
और जो आरएनए होता है, आरएनए में सिंपल क्या होती है, राइबोस शुगर होती है, इसमें डीऑक्सी राइबोस रहती है, इसमें सिंपल एक शुगर रहती है, मतलब दो शुगर और आरएनए में एक शुगर। अब जैसे नाइट्रोजनस बेसिस मैंने कहा था कि इसमें क्या होता है, इसमें ATGC होता है, ATGC होता है। अब इस ATGC में से ना आप टी को हटाकर यू डालना होता है, मतलब आरएनए में क्या होता है, AUGC रहता है, आरएनए में क्या होता है, AUGC रहता है ना। तो जो ये थाइमिन होता है, थाइमिन आरएनए में नहीं रहता है, आरएनए की जगह क्या रहता है, यूरासिल रहता है ना। थाइमिन की जगह यहाँ पर क्या हो जाता है, यूरासिल रह जाता है, यूरासिल रिप्लेसेस थाइमिन। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन पूछता है। बेस पेयरिंग इसमें जैसे क्या होगी, ATGC रहेगा, अब इसमें थाइमिन नहीं है तो किसके साथ होगी, यू के साथ में होगी, तो इसमें क्या हो जाएगा, एडिनिन यूरासिल के साथ जाएगा और गुआनिन साइटोसिन के साथ में जाएगा, है ना। तो जैसे डीएनए की अगर हम बात करें, इसका क्या फंक्शन होता है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ये जेनेटिक मटेरियल को ट्रांसफर करता है और ये हमेशा रहता है, लॉन्ग टर्म होता है डीएनए, बहुत लंबे टाइम तक चलता है, जब तक सेल है तब तक डीएनए है। लेकिन जो आरएनए होता है ना, उसका ऐसा नहीं होता, उसके बहुत सारे अदर काम है। लाइक मान लो डीएनए ने कहा कि इस प्रोटीन को बनाना है, तो आरएनए क्या करेगा, उस मैसेज को भेजेगा, है ना। कहाँ जाएगा, राइबोसोम के पास जाएगा। आपको पता है कि राइबोसोम प्रोटीन बनाता है, हमारे सेल में प्रोटीन फैक्ट्री है। फिर राइबोसोम क्या करेगा, उस एमएनए से mRNA, आरएनए के कई सारे टाइप होते हैं, ऐसे ही एक होता है mRNA, तो mRNA उस मैसेज को राइबोसोम पे भेजेगा। फिर राइबोसोम क्या करेगा, उससे बनाएगा, फिर बनाने के बाद वो क्या करेगा, उसको कहीं और ट्रांसफ़र करेगा जहाँ ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से काम चलता रहता है। अब जैसे डीएनए कहाँ कहाँ रहता है, जैसे डीएनए मैंने बताया सेल के न्यूक्लियस में रहता है, थोड़ा बहुत माइटोकॉन्ड्रिया में रहता है, और आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर भी रहता है, साइटोप्लाज्म में भी रहता है, राइबोसोम में भी रहता है, क्योंकि राइबोसोम ही जनरली बना रहा है। ठीक, तो यही हमने देखा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आरएनए के बहुत सारे काम होते हैं, जैसे वो क्या करता है, डीएनए ने कुछ एक मैसेज भेजा कि ये प्रोटीन बनानी है, तो उस मैसेज को लेकर जाएगा, प्रोटीन बनवाएगा। मान लो प्रोटीन बनाने में हेल्प करेगा, प्रोटीन को ट्रांसफ़र करने में हेल्प करेगा, जेनेटिक मटेरियल को, प्रोटीन सिंथेसिस मतलब बनाने का काम करेगा। तो बहुत सारे काम क्या करता है, आरएनए करता है। क्लियर हो गया। आरएनए के मेनली तीन पार्ट होते हैं। सिंथेसिस, जब वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, प्रोटीन बनाने का काम करता है, तो उसके तीन पार्ट होते हैं जो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एक होता है मैसेंजर पार्ट, या जिसको हम mRNA कहते हैं, एक होता है ट्रांसफ़र पार्ट जिसको हम tRNA कहते हैं, एक होता है राइबोसोमल आरएनए, rRNA। क्लियर है। मैसेंजर पार्ट क्या होता है, जैसे मान लो क्या हो गया कि एक सेल था, है ना, ये मैंने एक सेल बनाया, सपोज यहाँ पर एक सेल बनाया, इसका यहाँ पर न्यूक्लियस है, इसके डीएनए ने एक सिग्नल भेजा कि हमको इस तरीके का प्रोटीन बनाना है, तो यहाँ पर मान लो राइबोसोम्स है, इन्होंने क्या करा, ये जो यहाँ से यहाँ तक इन्फॉर्मेशन आई, ये कौन लेकर आया, ये मैसेंजर लेकर आया mRNA। इसने इन्फॉर्मेशन राइबोसोम को दी कि भैया ऐसा प्रोटीन बनवाना है हमें। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो आरएनए है वो क्या कर रहा है, वो डीएनए के थ्रू जो ब्लूप्रिंट है उसको पहुंचा रहा है राइबोसोम तक, ताकि वो क्या कर पाए, नई प्रोटीन बना पाए इस तरीके की। फिर उसके बाद एक होता है जिसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र आरएनए, tRNA क्या करता है, स्पेसिफिक, अब जो प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, अमीनो एसिड्स चाहिए होती हैं। तो ऐसी अमीनो एसिड्स जो रिक्वायर्ड है ना, मतलब जो स्पेसिफिकली उस प्रोटीन को चाहिए बनाने के लिए, जिसकी बात डीएनए ने की है, तो ऐसे अमीनो एसिड्स को ट्रांसफ़र आरएनए मतलब tRNA लेकर आएगा कि भैया बनाओ, मतलब ये ट्रांसफ़र का काम करता है। फिर राइबोसोमल आरएनए, rRNA, मतलब राइबोसोम्स जो होते हैं उसमें क्या रहते हैं, rRNA रहते हैं। फिर वो क्या करेंगे, उस अमीनो एसिड से क्या करेंगे, जो भी मैसेज आया था, जैसा ब्लूप्रिंट आया था, उससे वो राइबोसोम मतलब प्रोटीन बनाएंगे, तो उसको हम कह देते हैं राइबोसोमल rRNA। इस तरीके से तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ठीक। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, विच फीचर्स ऑफ द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड कंट्रीब्यूट्स मोस्ट टू द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज, मतलब कह रहा है कि कौन सा फीचर है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का जो कंट्रीब्यूट करता है मोस्ट टू द ओवरऑल नेगेटिव चार्ज ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। मतलब यही कह रहा है कि ऐसा कौन सा पार्ट है डीएनए का जिस पे नेगेटिव चार्ज रहता है, आप ऐसे ध्यान रखो। ठीक, तो क्या होता है, जो फॉस्फेट ग्रुप होता है ना, उस पर क्या होता है, एक ऑक्सीजन एटम का नेगेटिव चार्ज होता है। ये वाला पार्ट आप देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज है ना, इसकी बात कर रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसमें जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको समझ नहीं आएगा। तो जैसे मैंने बताया था तीन पार्ट होते हैं इसके, है ना, तो ये तीन पार्ट में ये जो फॉस्फेट वाला पार्ट होता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक, क्योंकि इसका ऑक्सीजन आयनेबल होता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट मेक्स डीएनए द मोस्ट अबंडेंट जेनेटिक मटेरियल, मतलब इनमें से क्या है जो डीएनए को सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला जेनेटिक मटेरियल बनाता है।
डीएनए में क्या होता है, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, मैंने बताया ना डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से इसकी ड्यूरेबिलिटी ज़्यादा होती है, बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि ये सीढ़ी की तरह पकड़ के रखा है एक दूसरे को। ठीक है, तो ये भी आपका हो गया डीएनए। मतलब एक बार आपने पढ़ लिया फिर मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं ये फर्स्ट शुरू में ही बता दिया मैंने सब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि अमंग द आइलेट सेल्स ऑफ पेंक्रियाज विच टाइप सेल्स सिक्रीट द हॉर्मोन्स दैट प्राइमरी रेजेस ब्लड शुगर लेवल। बहुत डीप क्वेश्चन है ये देखो क्या है कि सबसे पहले हम समझते हैं कि पेंक्रियाज जो होता है क्या काम करता है। पेंक्रियाज के देखो दो तरीके के वर्क होते हैं, एक उसका एक्सोक्राइन वर्क होता है, एक होता है उसका एंडोक्राइन वर्क। अगर ये समझना है तो भाई आप जाकर मेरी वो वन शॉट देख सकते हो, मैं छोटे में समझाता हूँ। देखो एक्सोक्राइन का मतलब होता है जब किसी भी चीज़ को, कुछ भी आप जो रिलीज़ कर रहे हो उसको आप किसी गैप में, डक्ट में छोड़ो तो उसको हम कह देते हैं एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ को ब्लड में इंजेक्ट करते हो डायरेक्ट, उस फंक्शन को हम कहते हैं एंडोक्राइन। ठीक है, दोनों वर्क ये करता है पेंक्रियाज। ठीक है, इसलिए इसको हेट्रोजेनियस कहा जाता है, मतलब ये दोनों तरीके का काम करता है, मिक्स्ड ग्लैंड है ये, एक्सोक्राइन भी काम करता है और एंडोक्राइन भी काम करता है। ठीक है, तो एक्सोक्राइन जो वर्क होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर इसके पास में कई सारे एसिनार सेल्स होते हैं। ठीक है, जो क्या करते हैं, जो बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था एंजाइम का क्या काम होता है, ये खाने को पचाने में मदद करता है। जैसे हमारी बॉडी, हम जो खाना खा रहे हैं उसमें अगर फैट है तो फैट को पचाने के लिए ये लाइपेज रिलीज़ करता है। हम जो खाना खा रहे हैं उसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट भी है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने के लिए अमाइलेज रिलीज़ करता है। ऐसे ही प्रोटीन भी होता है खाने में, तो प्रोटीन को पचाने के लिए प्रोटीएजेस रिलीज़ करता है, इसका ये डाइजेस्टिव फंक्शन है। ठीक है, एसिनार सेल्स। ठीक, तो ऐसे ही सॉरी, ऐसे ही क्या होता है, इसके एंडोक्राइन फंक्शंस होते हैं, जिसमें क्या करता है ये हार्मोन्स रिलीज करता है ब्लड में। तो जिसके अंदर एक हार्मोन होता है जो सभी को पता है, जिसको हम कहते हैं क्या, इंसुलिन, जो बीटा सेल होती हैं वो रिलीज करती है। जैसे आप यहाँ पर देखो, ये हमारा क्या है कि पेंक्रियास है, इसमें छोटे छोटे क्या होते हैं ना, ऐसी ग्रुपिंग्स है, ये ग्रुपिंग्स है, इसको हम कहते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहैंस। मतलब क्या है कि ये एक समूह है कई सारी सेल्स का, जैसे यहाँ पर कई सारे सेल्स हैं, यहाँ पर कई सारे सेल्स हैं, यहाँ पर कई सारे सेल्स हैं। तो जिसमें से एक सेल होता है जिसको हम कहते हैं बीटा सेल, जो क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है। ये आपका क्या करता है, जो ब्लड है, ब्लड में जो शुगर का लेवल है उसको कम करने का काम करता है। ब्लड में शुगर का लेवल कम होगा तो वो क्या होगा, वो हमारे सेल्स तक पहुंचेगा। मतलब देखो क्या होता है, आपने जो खाना खाया उससे ग्लूकोज बना, वो ग्लूकोज ब्लड में चला गया। अब उसका नेक्स्ट काम होता है कि ब्लड से उस ग्लूकोज को बॉडी के हर एक सेल तक पहुंचाया जाए, ताकि सेल को ग्लूकोज मिल पाए, खाना मिल पाए। तो क्या होता है कि जो ब्लड से ग्लूकोज को सेल तक ले जाएंगे, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तभी तो वो ग्लूकोज सेल में जाएगा, है ना। तो ब्लड में जो ग्लूकोज का लेवल को कम करने का काम होता है वो इंसुलिन का होता है। वो इंसुलिन क्या होता है, एक डायरेक्शन देता रहता है कि ब्लड से ग्लूकोज को निकालो और सेल तक पहुंचाओ, हमें खाने को सेल तक पहुंचाने की ज़रूरत है। कौन करता है, बीटा सेल करता है। इसी तरीके से क्या होता है कि एक और वर्क होता है जिसमें क्या होता है कि अल्फा सेल होता है। अल्फा सेल क्या करता है, इसके जस्ट अपोजिट काम करता है। वो क्या करता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है, ग्लूकागोन। अब वो उसका क्या काम होता है, उसका काम होता है कि वो क्या करता है, ब्लड में, मान लो किसी वजह से ब्लड में ग्लूकोज की कमी हो गई, या मान लो आपने खाना नहीं खाया बहुत टाइम तक, तो आपने खाना नहीं खाया तो इसका मतलब क्या है कि ग्लूकोज बॉडी में आ नहीं रहा है, तो सेल को तो ग्लूकोज की ज़रूरत है। तो उस केस में हम क्या करेंगे, ब्लड में कैसे ग्लूकोज को लेकर आएंगे। तो हमारे पास ना क्या होता है, लीवर होता है। लीवर क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, जो हमारी बॉडी में बनता है, उसको स्टोर कर लेता है। किसकी फॉर्म में, ग्लूकागोन की फॉर्म में, लीवर। ठीक है ना। तो जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की कमी हो जाती है तो हम क्या करते हैं, लीवर से ग्लूकोज को रिलीज करने के लिए कहते हैं। तो उसके लिए अल्फा सेल जो होता है ना, वो क्या करता है, ग्लूकागोन रिलीज करता है। ठीक है, और ये जो ग्लूकागोन होता है ये लीवर को इंडिकेट करता है कि भाई अपना स्टोर्ड ग्लूकोज, जिसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर किया जाता है, उसको क्या करो, रिलीज करो। फिर ये ग्लाइकोजन जो होता है ये ब्लड में जाता है और फिर ब्लड से बॉडी के डिफरेंट पार्ट में जाता है। तो ब्लड में क्या हो गया, ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया। कौन काम कर रहा है इसके लिए, अल्फा सेल काम करता है, और बीटा सेल इंसुलिन के लिए काम करता है। फिर उसके बाद आता है डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करता है, ये सोमैटोस्टेनिन सिक्रीट करता है। सोमैटोस्टेनिन क्या करता है, ये जैसे जो
पेंक्रिएटिक हॉर्मोन्स हो गए, एंजाइम्स हो गए, इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है डेल्टा सेल, जिसको हम कहते हैं। ऐसे ही एक होता है पीपी सेल या गामा सेल, जिसको कहा जाता है, जो क्या करता है, पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड रिलीज करता है। ये पेंक्रिएटिक पॉलीपेप्टाइड क्या करता है, इसका भी वही काम है, ए हार्मोन दैट हेल्प्स रेगुलेट, मतलब जो क्या करता है, इसका जो एंडोक्राइन फंक्शन है, एक्सोक्राइन फंक्शन है ना, ये सारे जो पार्ट है, ये सारे जो पार्ट है, इसको कंट्रोल करने के लिए काम करता है। तो इसमें इंपॉर्टेंट अल्फा सेल है, बीटा सेल है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये किस में होते हैं, आइलेट ऑफ लैंगर हैंस के अंदर ये सारे पाए जाते हैं, एक क्लबिंग होती है ना, ग्रुप होते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन हो गया आपका सॉल्व ये। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द इंड्यूस्ड फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्शन, substrate binding induces a conformational changes that optimizes the active site for catalysis। देखो क्या मतलब है, ये बहुत टिपिकल है। व्हाट इज इंड्यूस्ड फिट मॉडल, आप डायग्राम को समझो, आपको समझ आ जाएगा। देखो क्या हो रहा है कि ये एंजाइम है, ठीक है, एंजाइम है, इसके पास में क्या होते हैं, कुछ चीज़ें आकर अटैच होती हैं, जिसको हम कहते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। ये देखो, ये इसका शेप ऐसा था और इसका शेप ऐसा था, इसका अब लेकिन इसका शेप देखो, इसका शेप डिफरेंट है और इसका शेप देखो इस तरीके से। लेकिन फिर भी क्या होता है ना कि ये अटैच हो जाता है इसके साथ में, और ये अटैच होकर इस तरीके से बनता है, और जब ये निकलता है तो ये ऐसे निकल गया, और जब ये निकला फिर ये ऐसे निकल गया, और इसकी जो शेप थी ये ऐसी नहीं हुई, पहले की तरह हो गई इस तरीके से, ठीक है। इसी को कहा जाता है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये होता है कि ये जो एंजाइम है, एंजाइम के साथ में जब ये पार्ट जुड़ते हैं, जिसको हम सबस्ट्रेट कह रहे हैं, तो ये एंजाइम क्या करता है ना, ये एंजाइम अपना शेप चेंज करके इसको अटैच करवा लेता है, ठीक है ना। तो इसी का यही मतलब है कि ये कॉन्फॉर्मेशनल चेंज कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो कैटालिसिस होता है या सबस्ट्रेट आके जुड़ते हैं, वो इससे जुड़ पाए, मतलब इसका शेप कैसा भी हो, इससे जब सबस्ट्रेट आके जुड़ता है तो इस तरीके से आके जुड़ जाता है, ठीक। तो इसको आप रट्टा भी मार सकते हो, क्योंकि ये बहुत डीप है ना, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के एम ऑफ एन एंजाइम इज डिफाइंड एज, मतलब क्या कह रहा है कि एक तरीके का कांस्टेंट होता है, मतलब जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है जी, ठीक है ना, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है, मतलब ये एक वैल्यू होती है। तो कह रहा है कि द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ मैक्स। क्या मतलब है, ये जो माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट है एक एंजाइम का, देखो एंजाइम का क्या काम होता है, एंजाइम का काम होता है कि किसी भी प्रोसेस को इजी बनाना, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देना, है ना, कम एनर्जी चाहिए हो। तो इसलिए क्या होता है कि ना, हर एक एंजाइम जो होता है ना, उसकी कुछ, जैसे मान लो कि कैसा है ये जैसे मान लो एक आपके पास गैसोलीन है, एक आपके पास क्या है, एक आपके पास कैरोसिन है, एक आपके पास पेट्रोल है। तीनों का काम है कि आप तीनों से लकड़ी जला सकते हो, किसी से ज़्यादा आसानी से जल जाएगा, किसी से थोड़ा सा डिफ़िकल्टी से जलेगा, क्योंकि तीनों अलग अलग मटेरियल है। उसी तरीके से एंजाइम होता है, एंजाइम तीनों अलग अलग कई सारे एंजाइम अलग अलग तरीके के होते हैं। तो उसको हम कैसे मेजर करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आसानी से जल सकता है, इसी तरीके से इसके कुछ वैल्यूज़ होते हैं, कांस्टेंट होता है, ठीक है ना, जिसमें से एक होता है जिसको हम कहते हैं माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट, ठीक। तो ये क्या करता है, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच द रिएक्शन रेट इज हाफ ऑफ मैक्स, मतलब इस कांस्टेंट का मतलब होता है कि जो रिएक्शन रेट है वो मैक्सिमम रेट के हाफ हो। मान लो कि लकड़ी जो जला रहे हैं हम, वो 100 kg/h है, ठीक है। तो ये जो कांस्टेंट होगा ये क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा, मतलब उसका हाफ हो जाएगा। तो यही इसका मतलब है। तो इसमें यही मैंने कहा है, माइकलिस मेंटेन कांस्टेंट के एम, उसको हम डिफाइन करते हैं, वो क्या होता है, वो सबस्ट्रेट का कांस्टेंट कंसंट्रेशन होता है। ये इस वाले सबस्ट्रेट की बात हो रही है, ये सबस्ट्रेट का कंसंट्रेशन होता है एट विच द रिएक्शन रेट इज़ हाफ ऑफ मैक्स, जितनी मैक्सिमम रिएक्शन रेट हो सकती थी उसका हाफ हो जाता है। और ये बताता है कि एंजाइम की एफिनिटी कैसी है, मतलब ये बताता है कि ये जो एंजाइम है, इसके साथ जब ये जो सबस्ट्रेट जुड़ रहा है, तो अगर ये ज़्यादा इजीली जुड़ रहा है तो इसकी एफिनिटी अच्छी है। मतलब जैसे ये कैसा है, मैंने आपके हाथ में एक रसगुल्ला दे दिया और एक मट्ठी दे दी, आपको दोनों में से कौन सा पसंद है, अगर आपको रसगुल्ला पसंद है आप रसगुल्ले को पहले खाओगे, तो यानी आपकी एफिनिटी, आपका प्यार रसगुल्ले के लिए ज़्यादा है। सेम ऐसा ही एंजाइम और सबस्ट्रेट में होता है। इसकी जगह कोई दूसरा है तो उसके साथ में हो सकता है वो आसानी से ना जुड़े, क्योंकि उसकी एफिनिटी सही नहीं है। तो यही सारी चीज़ें हैं, ये आप याद रखोगे, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग इट इनिशिएट। देखो क्या है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, देखो ये है क्या, देखो कुछ नहीं है, हम लोगों ने क्या करा है कि जैसे क्लोनिंग करते हैं ना, उस चीज़ को चालू किया है। तो इसमें क्या है कि जैसे मैं हूँ, तो मेरा जो किस तरीके से काम करता है, मेरा ब्लड लिया या सलाइवा लिया,
जहाँ से उससे क्या कर लिया, मेरे डीएनए को निकाल लिया, ठीक है, मतलब मेरे सेल में से मेरे डीएनए को निकाल लिया न्यूक्लियस से, ठीक है। फिर उस डीएनए को छोटे, क्योंकि डीएनए एक बहुत लंबा पार्ट होता है, तो उसको हमने क्या करा, उन्होंने मतलब जो भी साइंटिस्ट है उन्होंने क्या करा, छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया। एक बड़ा डीएनए था बहुत लंबा, उसको छोटे छोटे पार्टों में तोड़ दिया, अलग अलग एनालिसिस करेंगे, ठीक है। फिर छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, उसको हमने क्या कह दिया, डीएनए फ्रेगमेंटेशन कह दिया, क्लियर। फिर क्या करते हैं ना, ऐसी स्पेशलाइज्ड मशीन है जो डीएनए के सीक्वेंस को क्या करती है, पढ़ती है। मतलब जैसे ये जो ATGC वाला सीक्वेंस है ना, हर किसी में अलग तरीके का होता है। जैसे किसी के पास में 80 फिर GC या ATGC या ATTGCC, इस तरीके से चलता है सीक्वेंस। तो उसी के बेस पे हम अलग हैं एक दूसरे से, वही कोडिंग है। तो क्या करती है, जो मशीन होती है, कई सारी स्पेशल मशीन होती है, वो उस सीक्वेंसिंग को क्या करती है, पढ़ती है, ठीक है, उसका एनालिसिस करती है। ऐसी पावरफुल कंप्यूटर होती है, क्योंकि देखो बहुत बड़ा है हमारा डीएनए, तो उसके लिए बहुत पावरफुल कंप्यूटर चाहिए। वो क्या करता है, हमारे पूरे जीनोम सीक्वेंस को पढ़ता है कि इस तरीके से है, और उसका डेटा बना लेता है। फिर वो क्या करता है ना, वैसा डीएनए रेप्लिकेट करता है, ठीक है ना। वेरिएंट कोलिंग एंड एनोटेशन, दिस सीक्वेंस जीनोम इज कंपेयर टू ए रेफरेंस जीनोम टू आइडेंटिफाई डिफरेंसेस और वेरिएंट्स। मतलब ये क्या करता है, फिर पढ़ता है। इसी यही सारी चीज़ें हैं, उसको ही कहा जाता है क्या, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग, ठीक है, इसी को कहा जाता है। तो ये क्या कर रहा है, ये एक नया साइंटिफिक डोमेन है, ठीक है ना, जिसके बेस पे क्या हो रहा है कि चीज़ें वो हो रही है, बन रही है, इनिशिएट हो रही है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है कि 20 में की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 ये कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग। इनमें से कौन सा है जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग को क्या करता है, डिस्क्राइब करता है। इट इनिशिएटेड ए न्यू, यार ये वही चीज़ है, ठीक, क्वेश्चन वही है ना, सेम। तो इसमें देखो क्या कह रहा है, अब ये इंपॉर्टेंट क्या है, मतलब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है। देखो इससे क्या होगा, लाइक जैसे मान लो कि आपको कैंसर हो रहा है, तो क्या होता है कि अर्ली स्टेज में हमें पता नहीं चल पाता, कैंसर का हो या किसी भी चीज़ का हो। तो जैसे मान लो मैंने क्या करा, मैंने एक सेल लिया, इस सेल को लेकर मैंने क्या कर दिया, डाल दिया उसमें, मतलब मशीन में। तो अब ये रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, और ये छोटे से पार्ट से पूरे सीक्वेंस को बता देगा। तो उसमें क्या होगा ना कि अगर आपको सपोज मान लो कैंसर हो रहा हो, या कोई ऐसी पर्सनल बीमारी हो जो आपके कैरेक्टर से आती हो, मतलब जो आपके ह्यूमन से हेरिडेटरी से आती हो, तो ये उसको भी बता देगा कि ऐसी बीमारी हो सकती है या होने वाली है। तो डिजीज डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए हो सकता है। या फिर मान लो आपके सेल में कहीं दिक्कत है, तो उसको चेंज कर सकते हैं हम, बहुत छोटे लेवल पे, बच्चों वाले लेवल पे, है ना। मान लो कि आपके खानदान में कोई एक दिक्कत है, तो जब आपका एम्ब्रायो बना, मतलब जो बच्चा बनने वाला है, उसी टाइम पर उस एम्ब्रायो से सेल निकाल कर उसको क्या कर दिया गया, मॉडिफाई करके फिर से डाल दिया गया। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे फार्माकोजेनेटिक्स, मतलब ऐसी दवाइयाँ बना सकती हैं, ऐसे ड्रग्स बनाए जा सकते हैं जो आपके जीन को चेंज कर पाए। और हमारा जो ह्यूमन है किस तरीके से वर्क करता है, उसके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स वाई यूरासिल इज यूज्ड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। अभी मैंने जैसे बताया ना कि डीएनए में क्या होता है, ATGC होता है, और आरएनए में क्या होता है, AUGC होता है। तो टी जो है वो डीएनए में है, आरएनए में जबकि यू है, यूरासिल है। तो अब क्यों ऐसा होता है, यूरासिल इज एनर्जेटिकली चीपर टू सिंथेसाइज। अब देखो आरएनए जो है ना वो हमारी बॉडी में बहुत होते हैं, डीएनए लेकिन लिमिटेड है, वो मतलब न्यूक्लियस में ही मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेगा, और यूरासिल का बहुत सारा काम होता है। तो जब आपको किसी भी चीज़ के लिए बहुत सारे काम की ज़रूरत पड़े, तो आप खोजते हो कि आपको एक ऐसा चीज़ चाहिए जो सस्ता भी हो और जो अच्छा भी हो। तो यूरासिल जो होता है ना, थायमिन के रिस्पेक्ट में बहुत ईजिली बन जाता है और सस्ता होता है सेल के अंदर, मतलब यूरासिल को बनाना ईजी होता है। तो इसलिए आरएनए जब बनता है, तो आरएनए क्या करता है, थायमिन की जगह यूरासिल यूज़ करता है। यही इसका एक वो है, प्रोसेस है। तो इसलिए कह रहा है कि यूरासिल इज यूज्ड इन आरएनए इंस्टेड ऑफ थायमिन। यूरासिल क्या करता है, यूरासिल जो आरएनए होता है वो यूरासिल को यूज़ करता है थायमिन की जगह पे, क्योंकि वो एनर्जेटिकली चीपर होता है, मतलब कम एनर्जी खर्च करके उसको बनाया जा सकता है, ठीक है, और लेस एनर्जी, और सेल जो होता है ना उसको ज़रूरत पड़ती है कम एनर्जी की यूरासिल बनाने के लिए। तो यही सारी चीज़ें हैं, और ये डीएनए जो और भी इसके अंदर बाकी चीज़ें हैं जो मतलब वो समझने लायक नहीं है। मतलब इसके अंदर देखो यही कह रहा है कि टेम्परेरी नेचर ऑफ आरएनए। अब जैसे क्यों, जैसे आरएनए क्या होता है, उसका टेम्परेरी नेचर होता है, मतलब उसको जैसे मान लो कि प्रोटीन बनाने का काम मिला है, कि स्पेसिफिक प्रोटीन बनी, उसका काम पूरा हो गया। लेकिन डीएनए लॉन्ग टर्म के लिए बनता है, वो न्यूक्लियस में हमेशा प्रेजेंट रहेगा, तो इसलिए उसको थायमिन से बनाया गया है,
ताकि वो ज़्यादा स्टेबल रह पाए। बट कि जबकि आरएनए के लिए उन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, उसका टेम्परेरी वर्क है। मतलब ये कैसा है कि आपने एक बंधुआ मजदूर हायर करे, आपने एक दीवार बनवाई, फिर उनको बाहर भेज दिया कि ठीक है आपका काम हो गया, पैसे लो चल जाओ। लेकिन डीएनए क्या है? डीएनए भाई वो फाउंडेशन है, मतलब कौन सा मटेरियल लगना है, ठीक है, क्या करना है, तो डीएनए इंपॉर्टेंट है। जबकि आरएनए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए यूरासिल से ही काम चला दिया जाता है। फिर उसके बाद कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज़ द स्मॉलेस्ट डीएनए लेंथ, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिसका सबसे छोटा डीएनए पाया जाता है। ये है, ठीक है ना, ये है 5X174 फेज। ठीक, ये एक बहुत छोटा डीएनए है। तो ये डीएनए जो है ये जिस बंदे का है उसका सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, मतलब सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिसके अंदर सिर्फ 5386 न्यूक्लियोटाइड्स पाए गए, मतलब बहुत छोटा है ये। ठीक है, और ये ना एक बैक्टीरियोफेज है, ये आपको ध्यान रखना। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? ये वायरस एक वायरस है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को खाता है। फेक का मतलब होता है खाना, बैक्टीरियो का मतलब बैक्टीरिया को, मतलब एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को खा लेता है, जैसे ई कोलाई वगैरह को। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज है। ऐसे ही जो हमारी गंगा नदी है उसमें बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं, इसलिए कहते हैं गंगा नदी का पानी साफ है, क्योंकि वो क्या करता है, उस पानी में जितने बैक्टीरिया होते हैं उसको खाने लग जाता है, इसलिए वो अपने आप क्लीन हो जाता है। ठीक है ना। नोटेबली 5X174 वॉज द फर्स्ट डीएनए बेस्ड जीनोम टू बी फुल्ली सीक्वेंस्ड, और ये एक इस तरीके का जीनोम है जिसको हमने लैब में पूरा बनाया है खुद से। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन जीनोम हैज मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ जीनोमिक्स। अरे वही है, ह्यूमन सीक्वेंस को आप लोगों ने चालू कर दिया ना, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, डीएनए ले रहे हैं, उसकी सीक्वेंसिंग को पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, पूरा डीएनए बना रहे हैं। तो इससे एक नया फील्ड हो बन गया जिसको हम जीनोमिक्स कह रहे हैं, है ना। यही सारी चीज़ें हैं, ये आप पढ़ सकते हो। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, विच एंजाइम सिक्रेटेड बाय द चीफ सेल्स ऑफ द स्टमक इज क्रूशियल फॉर इनिशिएटिंग द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। कह रहा है कि एंजाइम्स कौन सा होता है जो स्टमक में होता है, और जो चीफ सेल्स, मतलब कुछ सेल्स होते हैं, जैसे वहाँ पे अल्फा सेल बीटा सेल थे पेंक्रियास में, यहाँ पे चीफ सेल्स होते हैं जो क्या करते हैं, प्रोटीन के डाइजेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। देखो भाई, सबसे पहली बात, जो भी प्रोटीन होती है ना उसको आप ध्यान रखो, वो वहाँ पे SIN वर्ड ज़्यादातर प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में यूज़ होता है, जैसे ट्रिप्सिन, पेप्सिन, है ना। ये SIN वर्ड होगा तो आप उस वर्ड से ही समझ लोगे कि वो प्रोटीन के लिए है, तो यहाँ से भी आप इसको टिक कर सकते थे। पेप्सिनोजेन, देखो क्या होता है कि जो हमारे स्टमक होता है, स्टमक में क्या होता है ना, चीफ सेल्स होते हैं, मतलब स्टमक में कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम चीफ सेल कहते हैं। वो क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं। क्या करते हैं, पेप्सिनोजेन सिक्रीट करते हैं, जो क्या करते हैं ना, जब स्टमक में और क्या क्या सिक्रीट होता है, देखो स्टमक में HCl सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो आपको पता है। तो जब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट होता है तो वो एसिडिक मीडियम बनाता है। उस एसिडिक मीडियम में ये जो पेप्सिनोजेन होता है ये इनएक्टिवेट फॉर्म में होता है। फिर जब एसिड रिलीज होता है तो ये पेप्सिन में चेंज हो जाता है, और पेप्सिन में चेंज होने से ये एक्टिवेट हो जाता है। तो क्या होगा, स्टमक में जो भी खाना आएगा उसके अंदर जो प्रोटीन वाला पार्ट होगा, उस प्रोटीन वाले पार्ट को ये छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना स्टार्ट कर देगा और उसका डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। क्लियर हो गया। ये काम होता है किसका, ये काम होता है चीफ सेल्स का, जो क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रोटीन वाले यानी पेप्सिनोजेन को सिक्रेट करती है। क्लियर हो गया, ये ध्यान रहेगा। ऐसे ही इसके अंदर क्या होते हैं, कुछ और पार्ट होते हैं जो क्या करती है, म्यूकस सिक्रेट करती है। म्यूकस क्या काम करता है, जैसे गैस्ट्रिक म्यूकोसा, ये क्या काम करता है, अब जैसे जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो इतना तगड़ा एसिड है, अगर वो आपके स्टमक में सिक्रेट हो तो आपका पेट जल जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्यों, क्योंकि जब ये रिलीज होता है तो ये जो म्यूकस होता है, ये देखो ये पूरे बॉडी के कवरिंग में लगा हुआ होता है, जिसकी वजह से ये जो HCl होता है ये हमारी जो बॉडी होती है उसकी लेयर को डैमेज नहीं कर पाता। तो जिसकी वजह से हमारी लेयर बच जाती है HCl की वजह से, और जो खाना होता है वो अच्छे से मिक्स हो जाता है म्यूकस के साथ में, और वो नीचे भी जाता है, और हमारी बॉडी बच भी जाती है HCl से। क्यों, क्योंकि म्यूकस प्रोटेक्टिव लेयर एक बनाता है। और उस एसिडिक मीडियम में क्या होता है, पेप्सिनोजेन पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, और वो क्या करता है, वो जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। क्लियर हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद क्या कह रहे हैं, ए पेशेंट लैकिंग बाइल प्रोडक्शन वुड सफ़र फ्रॉम डेफिशिएंसी इन अब्जॉर्प्शन ऑफ फैट सोल्यूबल विटामिन्स। देखो क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या हो रहा है, क्या क्वेश्चन ये कह रहा है, पहले इसको हम देखते हैं। ये कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका क्या हो गया है कि बाइल प्रोडक्शन कम हो गया। बाइल, जो लीवर होता है वो क्या करता है, बाइल जूस सिक्रेट करता है। ठीक है,
बाइल जूस का क्या काम होता है? बाइल जूस का काम होता है हमने जो खाना खाया उसके अंदर जो फैट है, उसके अंदर जो लिपिड है, उसको वो छोटे छोटे पार्ट में तोड़ता है। और पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेगा तभी तो क्या हो पाएगा, वो उसका डाइजेशन और होने के बाद वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा, ताकि हमारी बॉडी में हमें फैट्स वगैरह मिल पाए, क्योंकि हमारी बॉडी में हमें ग्लिसरॉल, लिपिड्स, इन सब की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो मान लो ये जो बाइल है ये काम नहीं कर रहा, तो जब ये काम नहीं करेगा तो ये बाइल जूस निकालेगा नहीं। और जो बाइल जूस अगर निकला नहीं तो क्या हो जाएगा, तो ये बाइल जूस निकल के कहाँ जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो जब ये बाइल जूस निकलेगा नहीं तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो खाना पड़ा हुआ है, उसके अंदर जो फैट पड़ा हुआ है वो टूटेगा नहीं। तो जब वो टूटेगा नहीं तो उस केस में क्या होगा? उस केस में जो फैट हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होना चाहिए तो वो हो नहीं पाएगा, तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी? फैट की कमी हो जाएगी। कौन से फैट की? फैट सोल्यूबल विटामिन, मतलब ऐसे विटामिन जो फैट, उस फैट के अंदर प्रेजेंट है, वो विटामिन हमारी बॉडी में आएंगे नहीं, है ना। जैसे विटामिन क्या हो जाएगा आपका, क्या कहते हैं, विटामिन बी हो गया, ठीक है, विटामिन सी हो गया, ये सारे जो भी फैट्स हैं, मतलब फैट सोल्यूबल्स विटामिन हैं, ये सारे क्या होंगे? वो घुलेंगे नहीं और ना ही हमारी बॉडी में आ पाएंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वो फैट के अंदर है, फैट आप तोड़ नहीं रहे हो, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा, फैट एब्जॉर्ब नहीं होगा तो उसके साथ में जो विटामिन है वो भी एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट, इन रेनाल फिजियोलॉजी। रेनाल का मतलब होता है किडनी की बात कर रहा है ये, ठीक है ना। विच सेगमेंट ऑफ नेफ्रॉन इज मोस्ट क्रिटिकल फॉर जनरेटिंग द ऑस्मोटिक ग्रेडियंट दैट कंसंट्रेट यूरिन? लूप ऑफ हेनले। क्या मतलब है? देखो, हमारी जो किडनी है, किडनी में आपको पता है कि हमारा ब्लड जो होता है ना, फिल्टर होता है, और फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है ब्लड में, उसको बाहर निकाल दिया जाता है यूरिन के थ्रू। तो हर उस किडनी में ना छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो इस काम को करते हैं, और उस सेल्स को हम कहते हैं नेफ्रॉन। नेफ्रॉन जहाँ आ जाएगा मतलब किडनी, नेफ्रॉन, ठीक है। उस नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, देखना, जहाँ पर क्या होता है, ये वाला पार्ट है जिसको हम बोमेन्स कैप्सूल कह रहे हैं। क्या होता है कि ब्लड जो होता है इससे कनेक्ट होता है, फिर इस बोमेन कैप्सूल के अंदर आता है, फिर ब्लड फिल्टर होता है, ब्लड फिल्टर होने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होता है, ब्लड फिल्टर होकर निकल जाता है और वेस्ट मटेरियल इस ट्यूब में आ जाता है, ठीक है। यहाँ से वेस्ट मटेरियल यहाँ आया, लूप ऑफ हेनले जिसको कह रहे हैं, और यहाँ पर ये इतना पतला होता है कि ये ब्लड को और ज़्यादा प्यूरीफाई करता है। जो आपका वेस्ट मटेरियल है, उस वेस्ट मटेरियल में से सपोज पानी का हम यूज़ कर सकते हैं, तो पानी यहाँ से निकल जाएगा। सपोज उसमें कुछ विटामिन्स हैं, प्रोटीन्स हैं, उसको हम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीन निकल कर दोबारा से बॉडी में चला जाएगा और कंसनट्रेटेड यूरिन बन जाएगा, मतलब जो प्योर वेस्ट है वो इसी पाइप के अंदर रह जाता है। फिर वो निकल कर क्या हो जाएगा, एक लाइन होती है जिसको हम क्या कह रहे हैं, कलेक्शन डक्ट, इसमें चला जाता है। मतलब बहुत सारे छोटे छोटे मशीन्स हैं, वो सारी मशीन्स एक पाइप के अंदर क्या कर रही हैं, अपने वेस्ट मटेरियल को, हमारा जो ब्लड है उसमें जो वेस्ट मटेरियल है उसको निकाल रही है। फिर वो क्या करती है, किडनी के थ्रू बाहर चला जाता है ब्लेडर में, और ब्लेडर से हम क्या करते हैं, यूरिन को बाहर निकाल देते हैं जब हम यूरिनेशन करने जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं तो, ठीक है ना। तो वही कह रहा है ये। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर क्या होता है, सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन जो होता है वो जनरेट किया जाता है, ठीक है। तो किडनी की अगर मैं बात करूँ, ज़्यादा मैंने बता दिया। किडनी का क्या होता है, बीन शेप स्ट्रक्चर रहता है, राजमा की तरह होता है, दो पार्ट होते हैं इसलिए पेयर में रहता है। इसका काम क्या होता है, ये हमारी बॉडी से वेस्ट और एक्सेस, वेस्ट वाटर हो गया, एक्सेस वाटर हो गया, वेस्ट पार्ट हो गया, उसको निकालता है। और जो इसका फॉर्म क्या होता है, ये येलोइश लिक्विड होता है, येलो कलर का होता है। किडनी किससे बना हुआ है, अभी मैंने बताया नेफ्रॉन से मिलकर बना हुआ है। नेफ्रॉन जो है वो फंक्शनल यूनिट है किसकी, किडनी की। और इस नेफ्रॉन में क्या होता है, वोमेंस कैप्सूल होता है, ये छोटा वाला जो पार्ट देख रहे हो आप, ये वोमेंस कैप्सूल होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, इसमें टिब्यूल होती है जिसको लूप ऑफ हेनले कहा जा रहा है। वोमेंस कैप्सूल जो होता है इसके अंदर छोटे छोटे ब्लड कैपिलरीज होते हैं, फिल्टर, छन्नी की तरह, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। मतलब इस तरीके से रहता है ये, यहाँ पर इस पूरे पार्ट को हम वोमेंस कैप्सूल कह रहे हैं, ठीक है ना। और ये ग्लोमेरुलस करता क्या है, जो ब्लड है, ब्लड में से क्या होता है कि जैसे ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, यूरिया, सॉल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ों को, जो जो इम्पोर्टेंट है इसको तो ब्लड में वापस भेज देता है, और जो फालतू चीज़ें हैं उसको क्या करता है, खींच कर नीचे ले आता है इस नाली में, इस ट्यूब में, और नीचे ले आने के बाद क्या होता है, ये बाहर निकल जाता है बॉडी से इस तरीके से। तो यही कह रहा है कि जो यूरिया होता है, मतलब जो वेस्ट मटेरियल है या एक्सेस वाटर जो है, इसको ये रीएब्जॉर्ब नहीं करता, ये इसी में रह जाता है, और फिर ये कलेक्ट करके हम ब्लेडर में भेज देते हैं, और फिर ये ब्लेडर से क्या होता है, यूरेथ्रा के थ्रू बॉडी से बाहर चला जाता है। इसको डिटेल में समझना है तो वन शॉट देख सकते हो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच टाइप ऑफ मसल फाइबर्स आर प्राइमरली फाउंड इन द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड व्हाट इज की कैरेक्टरिस्टिक ऑफ देयर कंस्ट्रक्ट। क्या है, देखो,
जो हमारा बॉडी है, मतलब आपने जो खाना खाया, वो खाना जो है माउथ से लेकर एनएस तक जहाँ से खाना निकलता है, वेस्ट मटेरियल आपका निकलता है, वो जो पूरी पाइप है ना, वो पूरी पाइप किस तरीके की है उसको हम कहते हैं, वो पूरी पाइप बनी हुई है स्मूथ मसल फाइबर से, जिसमें इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है। क्या मतलब है? मतलब ऐसा नहीं होता कि आपने खाना खाया और आप उसको कमांड दे रहे हो भाई खाना नीचे जा स्टमक में, फिर आप कमांड दे रहे हो खाना यहाँ नहीं छोटी आंत में जाओ स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर आप कह रहे हो खाना यहाँ नहीं एनएस में जाओ और खाना निकालो। ऐसा नहीं होता। आपने एक बार खाना खा लिया, फिर खाना आपका ऑटोमेटिक डाइजेशन होता है, मतलब इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा अनुसार नहीं हो रहा, वो अपने आप हो रहा है। जैसे आपका हार्ट का धड़कना इनवॉलेंट्री है, वो अपने आप हो रहा है, आप नहीं बोल रहे अभी धड़क अभी बंद हो जा, धड़क बंद हो जा, नहीं, वो अपने आप चल रहा है और धीरे धीरे चल रहा है, स्लो होता है और इनवॉलेंट्री होता है। और किससे बना होता है? स्मूथ मसल फाइबर से बना हुआ होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। अब कह क्या रहा है, क्वेश्चन को मैं समझाता हूँ। विच टाइप, कौन किस तरीके की मसल फाइबर्स होती है? स्मूथ मसल फाइबर होती है जो पाई जाती है किसमें? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। किसमें? गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मतलब ये जो इंटेस्टाइन है आपका, स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट हो गया इसके अंदर, या स्मॉल इंटेस्टाइन, मीडियम, ये लार्ज इंटेस्टाइन, इसके अंदर क्या है? ठीक है ना, स्मूथ मसल फाइबर से ये बना हुआ होता है और इसके अंदर इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से खाना धीरे धीरे नीचे चला जाता है, बस यही है। ठीक, तो इसके अंदर मैंने वही चीज़ें बताई कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में आता गया है। जैसे आपने खाना खाया तो खाना माउथ इसका पार्ट है, फिर खाना गले में जाता है, फेरनिक्स इसका पार्ट है, फिर खाना उससे नीचे नीचे ईसोफेगस में आता है, मतलब जो बीच वाला पार्ट है चेस्ट के पास में जो होता है, फिर खाना स्टमक में जाता है, फिर खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में जाता है, फिर जेजुनम में जाता है, ठीक है ना, फिर इलियम में जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में। ठीक, फिर इस तरीके से एनस से ये यहाँ से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ एनस से ये निकल जाता है। तो यही सारी चीज़ ये बोल रहा है। अब क्या कह रहा है? एफिशिएंसी ऑफ गैस एक्सचेंज इन द एल्वियोलाई इज प्राइमरली एट्रीब्यूटेड टू विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। भाई देखो, आपको पता होना चाहिए, जो हम सांस लेते हैं तो हमारा, जैसे आपने क्या करा, यहाँ नाक से सांस लिया, नाक से सांस लिया, ये यहाँ से गया, जाकर ये लंग्स के अंदर जाता है। तो लंग्स के अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे ऐसे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर हैं, और सारे ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स, मतलब ये वाला जो पार्ट है ये विंड पाइप है, मतलब इसको कहते हैं ट्रैकिया। आपने सांस लिया, सांस से ये ट्रैकिया में जाता है हवा। फिर ये जो ट्रैकिया होती है ना, ये दो पार्ट में, दो लंग्स में डिवाइड हो जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियल ट्यूब्स। फिर ये छोटी छोटी ब्रोंकियल ट्यूब्स और कई सारे छोटे छोटे ब्रोंकियल्स में डिवाइड हो जाती हैं, छोटे छोटे पार्ट में, जिनको हम कह देते हैं ब्रोंक्यूल्स। और इसका सबसे लास्ट पार्ट जो होता है ना, वो बेलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, गुब्बारे की तरह होता है। ठीक है, इस तरीके से। तो ठीक है, तो क्या होता है कि ये छोटे छोटे बेलून में, तो जैसे मान लो जब आप सांस लेते हो ना, तो इस तरीके से ये जो सिकड़े हुए होते हैं, जैसे लाइक एक गुब्बारा है, गुब्बारे में जब हवा भरते हैं तो गुब्बारा ऐसे फूल जाता है ना, तो इस तरीके से ये भी क्या होता है, फूल जाता है और हवा इसके अंदर भर जाती है। और फिर यहाँ से क्या होता है ना कि हमारी कई सारी ब्लड लाइन्स, ब्लड कैपिलरीज जुड़ी हुई है। फिर हवा जो होती है यहाँ से, आप देख रहे हो, यहाँ से हवा जो होती है वो निकल निकल कर क्या होती है, ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में ऐसे ऑक्सीजन चला जाता है। फिर उस ब्लड से बॉडी के सारे सेल्स में ऑक्सीजन पहुँचाया जाता है। तो होता क्या है इसके अंदर, लार्ज सरफेस एरिया, मतलब इतना छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसके अंदर इतने छोटे छोटे बेलून्स भरे हुए हैं जो क्या कर रहे हैं, बहुत सारी हवा को रख लेते हैं। ठीक है, तो यही कह रहे हैं, लार्ज सरफेस एरिया जो होता है कंबाइंड विद ए थिन एल्वियोलर कैपिलरी वेरियर। और इसी के साथ आप देखो, ये गुब्बारे के साथ में क्या हो रही है, ब्लड ब्लड लाइनिंग है, और ये इतनी पतली होती है कि जो ऑक्सीजन होता है ना, ये यहाँ से पार करके, मतलब गुब्बारों से पार करके इनमें भर जाता है। और इसी तरीके से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो क्या होती है, ब्लड से निकलकर लंग्स में चली जाती है। तो ऑक्सीजन जो हमने सांस ली वो ब्लड में आ गई, और कार्बन डाइऑक्साइड जिसको हमें छोड़ना है तो हमने क्या कर दिया, उसको ब्लड में वापस भेज दिया। इस तरीके से काम होता है। ठीक है, तो लार्ज सरफेस एरिया मिला। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विद इन द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम विच स्ट्रक्चरल इज रिकॉग्नाइज्ड एज द प्राइमरी पेसमेकर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग हार्ट ईच हार्ट बीट। भाई देखो क्या है, हमारा जो हार्ट है ना वो धड़कता है, तो ये एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्ट है। तो ये जो धड़कन है, ये जो चालू होता है वो कैसे चालू होता है, जो आपका धड़क रहा है हर बार हार्ट, वो कैसे होता है? तो आपका क्या होता है ना, एक ये जो हार्ट होता है ना, यहाँ पर एक मशीन लगी हुई है, नेचुरल मशीन, जिसको हम कहते हैं ऐसे नोड या साइनो आर्टेरियल नोड। ये क्या करता है ना, एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स, मतलब मान लो आपका हार्ट अभी नॉर्मल है, कुछ नहीं हुआ, तो इसने क्या करा ना, एक शॉक जनरेट किया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स। तो ये शॉक होता है ना, पूरे हार्ट में चला जाता है इस तरीके से,
और जैसे ये शॉक जनरेट करता है तो आपका जो हार्ट होता है ना वो सिकुड़ जाता है, मतलब बंद हो जाता है। फिर वो जैसे ही सिकुड़ जाता है तो उसमें क्या होता है, ब्लड भरने लगता है। फिर जैसे ही वो रिलैक्स हो जाता है, मतलब ऐसे प्रोसेस चलता है इसका, एक बार सिकुड़ा फिर रिलैक्स हो गया, सिकुड़ा रिलैक्स हो गया। तो सिकुड़ने पर क्या होता है, जैसे ब्लड भर गया, एक साइड में ब्लड भरा, फिर रिलैक्स हो गया, ब्लड फिल हो गया, फिर सिकुड़ गया तो ब्लड निकल गया, इस तरीके से चलता है। तो ये जो प्रोसेस है ना हार्ट का कॉन्ट्रैक्ट, सिकुड़ना, तो इसको चालू करने के लिए एक इम्पल्स चाहिए होता है शुरू में हर बार। तो वो इम्पल्स कौन जनरेट करता है, साइनो आर्टरियल नोड, जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी पेस मेकर है ये। क्लियर है, ये बंद हो गया तो आप गए। तो आपने सुना होगा कि छल्ले पड़े हैं मेरे, मतलब दिल में छल्ले पड़े हुए हैं, कोई कहता है ना ऑपरेशन में, तो उसको क्या होता है, आर्टिफिशियल पेसमेकर उसको लगा दिया जाता है। मतलब जैसे बहुत बार क्या होता है कि ये काम करना बंद कर देता है, तो एक हम लोगों ने खुद बनाया हुआ है ह्यूमन ने, तो उसको यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, जो फिर उस धड़कने को काम मतलब बंद चलाता रहता है। ठीक है, जिसको हम आर्टिफिशियल पेसमेकर कहते हैं। ठीक है। क्वेश्चन 30, ये क्या कह रहा है, वाई इज कॉमन कोल्ड रेयरली कंसिडर्ड ए लो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, राइनो वायरस ओनली इन्फेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। क्या मतलब है, देखो ये कह रहा है कि जो कॉमन कोल्ड होता है उसको रेयरली कंसीडर्ड ए लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। देखो यहाँ पे मैंने, अच्छा चलो इसी में समझते हैं। देखो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ये आपका क्या है, ये आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट जो है ये लोअर वाला पार्ट है, ये अपर वाला पार्ट है। तो कह रहा है कि क्यों कॉमन कोल्ड, जब आपको कॉमन कोल्ड होता है तो उसको लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट डिजीज क्यों नहीं कहा जाता, या मतलब बहुत रेयरली कहा जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो कॉमन कोल्ड होता है जनरली वो राइनो वायरस वगैरह से होता है। तो उसके जो वायरस होते हैं ना वो आपके अपर वाले पार्ट को इन्फेक्ट करते हैं, लोअर वाले को नहीं करते, जिसकी वजह से वो एक अपर ट्रैक्ट डिजीज है, इसलिए उसको लोअर ट्रैक्ट डिजीज या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट वो नहीं कहा जाता है। तो इसलिए कह रहा है कि वाई क्यों कॉमन कोल्ड को लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन नहीं कहा जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, राइनो वायरस जो कॉमन कोल्ड करता है वो आपके अपर वाले एरिए में उसके जो वायरस होते हैं वो इफेक्ट कर देते हैं उसको, जो आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है। इसलिए आप खांसने लगते हो, छींकने लगते हो, नाक बंद हो जाती है, क्यों, क्योंकि वो अपर वाले पार्ट में होता है, नीचे वाले में नहीं होता। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एग्जिबिट्स बोथ ऑटोट्रोपिक एंड हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। युग लेना, देखो भाई ऑटोट्रोपिक का मतलब होता है, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन, ऑटो का मतलब होता है खुद से। ऐसा कोई जो खुद से अपना खाना बनाए, लाइक जैसे प्लांट हो गया, खुद से बनाते हैं, वो किसी दूसरे पे निर्भर नहीं है, किसी दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है ना, हेट्रोट्रॉपिक, हेट्रो का मतलब होता है अदर, ट्रॉपिक का मतलब होता है न्यूट्रिशन। मतलब जब हम न्यूट्रिशन खाना जो है अपना वो दूसरों से ले, लाइक जैसे मान लो शेर है वो शिकार करता है बाघ का, सॉरी जो बाघ है शेर है वो मान लो हिरन मार रहा है, तो हिरन से उसको खाना मिल रहा है, दूसरे से ले रहा है, तो उनको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक मोड। तो यूग्लेना जो है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो दोनों पार्ट कर सकता है। मान लो जब उसे खाना नहीं मिलता तो खुद से फूड बनाता है, और जब उसे खाना मिल जाए तो उसको खा भी लेता है, तो उसमें दोनों नेचर पाए जाते हैं। तो वो एक यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, मतलब सिंगल सेल में ही पाया जाता है। ये देखो यूग्लेना, ठीक है। जब इसको खाना ना मिले तो ये क्या करता है, इस पे जब लाइट वगैरह पड़ती है तो उसमें फोटोसिंथेसिस करता है, खाना निकलता है। और जब इसे खाना मतलब इन्वायरमेंट से मिल जाए, किसी एनिमल को ये खा ले, छोटे छोटे पार्ट्स किसी के खा ले, तो उस केस में ये हेट्रोट्रॉपिक हो जाता है। ठीक है। कह रहा है डीएनए पॉलीमरेज कैटालिसिस द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन, इट्स मेन रोल टू। क्या मतलब है, देखो देखो मैंने जब बताया कि जब हम डीएनए को मशीन में डालते हैं और उससे नया, उससे उसका पूरा डीएनए बनाने की कोशिश करते हैं, तो होता क्या है, हम क्या करते हैं ना, उसके किसी छोटे से पार्ट को ले लेते हैं और उससे एनालाइज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखो ये इसका ओरिजिनल पार्ट था, ठीक है, डीएनए का। तो ये जो डीएनए पॉलीमरेज होता है ये क्या करता है ना, जैसे मान लो आप, जैसे मान लो हमें पता है कि ATGC है, तो मान लो अगर यहाँ पे A मिलेगा तो यहाँ पर T रहेगा, अगर यहाँ पे G मिलेगा तो यहाँ पे C रहेगा, इस तरीके से रहता है। तो ये जो ऊपर की कोडिंग है, ये जब हम बनाने की कोशिश करते हैं इसको, तो हम एक ही पार्ट बनाते हैं इसका, और दूसरा पार्ट हमें पता होता है कि इसके अंदर यही पार्ट आके जुड़ेगा। जैसे A अगर है तो T जुड़ेगा, G अगर है तो C जुड़ेगा। इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसकी रेप्लिकेशन करते हैं। तो जैसे इसमें ये जो डीएनए पॉलीमरेज वाला पार्ट है, ये देखो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये जो डीएनए है इसको तोड़ के एक सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर रहा है।
ऐसे ही ये वाला पार्ट इसको तोड़ के सिंगल पार्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं, दोनों आपस में आकर जुड़ जाते हैं। इस तरीके से डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो क्या करता है, वो जो डीएनए जो है, जैसे ये वाला इसने क्या करा, ये वाला पार्ट बनाया, इस डीएनए पॉलीमरेज ने ये वाला पार्ट बनाया और ये दोनों आकर आपस में जुड़ गए। ठीक है, ये ओरिजिनल वाला पार्ट था। इससे इसने क्या करा, पहले इसका ओरिजिनल का एक स्ट्रैंड निकाल लिया, ठीक है, और खुद से एक स्ट्रैंड बनाया और इस पार्ट से इसको जोड़ के एक पूरा डीएनए बना रहा है ये। तो इसका काम क्या होता है, न्यू डीएनए स्ट्रैंड को बनाना जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस टेम्पलेट के। मतलब हम क्या करते हैं, तो ऐसे में कोई मेरे को बोल सकता है सर फिर तोड़ने की जरूरत ही क्या है जब आप उसको दोबारा बना रहे हो। तो हम तो छोटा सा एक डीएनए ले रहे हैं ना, हम उसकी सीक्वेंसिंग को पढ़ के फिर क्या करते हैं, उसमें एक बार चालू कर देते हैं, फिर वो अपने आप क्या होता है, पूरा डीएनए बनाता है। Inability to isolate intact DNA for structural studies in 1950s was primarily due to which molecular feature। मतलब कह रहा है कि पुराने टाइम में क्या होता था ना कि हम डीएनए की उतनी स्टडी कर नहीं पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि भाई डीएनए बहुत फ्रेजाइल होता है। एक तो बहुत छोटा सा और बहुत फ्रेजाइल, वो मतलब ऐसा नहीं है कि कोई आपने वो कोई वस्तु है या कुछ है, बहुत वैसा पार्ट है भाई। आप एक सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर से डीएनए निकाल रहे हो और हल्का सा भी वो हिल गया तो डीएनए खत्म, उसका नेचर खत्म हो जाएगा। तो डीएनए बहुत ज़्यादा पॉलीमेरिक, मतलब बहुत लंबा होता है और फ्रेजाइल होता है, आसानी से टूट सकता है। और उस टाइम पर हमारे पास इतने माइक्रो इंस्ट्रूमेंट थे नहीं जिससे हम ये सारी चीज़ें कर पाएँ, इसलिए कर नहीं पाते थे। फिर कह रहा है कि मेंशन ऑफ डीएनए एज ए लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीराइबोस न्यूक्लियस इम्प्लाइज विच स्ट्रक्चर कैरेक्टरिस्टिक्स। तो हमें पता है कि किससे बना होता है, शुगर फॉस्फेट की उसकी बैकबोन होती है और उसमें क्या होती है, नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं, ये आपने पढ़ रखा है। फिर उसके बाद कह रहा है एफरेंट न्यूरॉन्स इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो भाई, दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब मेन पार्ट आपका क्या है, ब्रेन और रीढ़ की हड्डी। हमेशा याद रखना, ब्रेन आपका मेन पार्ट है ना, और स्पाइनल कॉर्ड आपका रीढ़ की हड्डी, ये दोनों सीएनएस बनाते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये एक टाइप है। एक दूसरा नर्वस सिस्टम होता है जो बॉडी के दूसरे पार्ट है ना, उसमें और भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स जुड़े हुए होते हैं, उसको हम कहते हैं पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है पेरीफेरी में, बॉर्डर में, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम। और ये क्या हो गया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मान लो आपके हाथ में कुछ गर्मी टच करी, तो आपका ये जो सिग्नल होता है यहाँ से जाता हुआ ये जाएगा स्पाइनल कॉर्ड में, स्पाइनल कॉर्ड से सपोज ब्रेन में जाएगा। बाकी ऐसा होता नहीं है, अचानक से अगर आप कुछ टच करो तो वो यहाँ से जाकर स्पाइनल कॉर्ड से फिर वापस हो जाता है। मतलब मैं एक जनरल सेंस कह रहा हूँ, पेरीफेरी से आपके सीएनएस में जाता है। तो क्या कह रहे हैं, एफरेंट न्यूरॉन्स इन द पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, मतलब पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में जो न्यूरॉन्स हैं आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये क्या करते हैं, मैंने बताया ना, ये क्या कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो होता है उसको स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन तक ले जाते हैं। तो ये स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन किसका हिस्सा है, सीएनएस का हिस्सा है। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रांसमिटिंग सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिसेप्टर्स टू द सीएनएस। जहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ उसको कह रहे हैं रिसेप्टर्स, वहाँ से कहाँ जा रहा है, सीएनएस में जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, व्हाट इज प्राइमरी रीजन दैट रफेज इज इंक्लूडेड इन ए बैलेंस ह्यूमन डाइट। मतलब कह रहा है कि हमारा जो ह्यूमन डाइट होता है उसमें हम जो रफेज इंक्लूड करते हैं, मतलब फाइबर वाला फूड क्यों करते हैं, क्योंकि भाई उससे क्या होता है, आपका डाइजेशन आसान होता है, आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होता, आपको प्रॉपर क्या होगा, मतलब स्टूल्स निकलेंगे आपके, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन इन द डाइट इज मोस्ट कॉमनली लिंक टू द प्योर विजन इन डिम लाइट। भाई देखो क्या होता है कि जब आप विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, रतौंधी जिसको कहते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस से क्या होता है, आपको रात में दिखना बंद हो जाता है, ठीक है। ये कुछ डेफिशिएंसी हैं जो मैंने आपको बता दी, ठीक है। अच्छा, बी मैंने शायद उसमें पहले वाले में शायद मिस स्पेल्ड कर दिया, बी और सी वाटर सोल्यूबल होती हैं, बाकी सारी फैट सोल्यूबल होती हैं, ठीक है। तो विटामिन ए से के तक की हैं, इसमें आपका केमिकल नेम पूछ सकता है, आपको उससे होने वाली बीमारी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। इसकी कुछ ट्रिक्स हैं वो आप ध्यान रख सकते हो, जैसे रत एक टॉफ़ी, ठीक है। तो किससे कौन सा होता है, जैसे इसमें ए बी सी डी ई के लिए है। जैसे ए, विटामिन ए से क्या होती है, रतौंधी होती है, रेटिनॉल, ठीक है ना, रेटिनॉल डिजीज़ होती है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको कहते हैं। विटामिन बी, इसका केमिकल नेम क्या है, थायमिन है, ठीक है, जिससे बेरी बेरी होता है थायमिन। फिर विटामिन, उसके बाद आ गया सी, इसको हम क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड। फिर विटामिन डी, मतलब क्या हो गया यहाँ पर, के कैल्सीफेरोल विटामिन। फिर विटामिन ई का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, कहाँ गया, टोकोफेरल, ठीक है ना। फिर विटामिन के, तो
तो इस तरीके से आप इसको याद रखोगे, ठीक है ना। के मतलब कैल्सीफेरॉल हो गया, ई मतलब क्या हो गया यहाँ पे टोकोफेरॉल हो गया, और के का मतलब क्या हो गया फेलोकाइनिन, मतलब ए बी सी डी ई के, ये सीक्वेंस है। और इसमें सीक्वेंस आप कैसे रखोगे, रथ एक टॉफी, आर से रेटिनॉल, टी से एच से थाइमिन, ई से एस्कॉर्बिक एसिड, के से कैल्सीफेरॉल, टी से टोकोफेरॉल और एफ से फाइलोक्यूनिन, ठीक है। फिर ऐसे ही हम बात करते हैं डिजीज़ की। ये तो हमने देख लिया कि इसके कौन कौन से केमिकल नेम है। डिजीज़ जैसे विटामिन ए से क्या होता है, रतौंधी होती है, तो आर हो गया, रवे सारे वहाँ पर है, आर रतौंधी। बी बेरी बेरी, विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी। सी यानी स्कर्बी होता है, ठीक है ना। फिर ऐसे ही डी, डी का मतलब क्या होता है, रिकेट्स, रवे सारे वहाँ पर हैं, रे सारे वहाँ मतलब बांझपन, मतलब बच्चा वगैरह ना होना। पी आर मतलब थक्का ना जमना, डिजीज़, ठीक है। अब इसमें विटामिन बी का आपको मैंने अलग से कैल्शियम ये इनका केमिकल नेम बताया है, जैसे थारा नया पेंट ऑक्सवेल ने फाड़ दिया, ठीक है ना। तो विटामिन बी वन थाइमिन, विटामिन बी टू क्या होगा, राइबोफ्लोविन, विटामिन बी थ्री क्या होगा, नियासिन, नया पेंट। पी पेंट तो आपको पता ही होगा, पेंटोथेनिक, पेंटो का मतलब ये होता है 5। फिर उसके बाद 6 आएगा पायरोडॉक्सिन, विटामिन C6। विटामिन 7 आएगा बायोटिन, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन 9 आएगा फॉलिक एसिड, फाड़ दिया। और फिर विटामिन B12 साइनोकोबैलामिन, ठीक है ना। तो इस ट्रिक से आप केमिकल नेम भी याद रख सकते हो। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, डेफिशिएंसी ऑफ विच न्यूट्रिएंट इज मोस्ट डायरेक्टली लिंक्ड टू रिड्यूस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। कह रहा है कि कौन सा न्यूट्रिएंट कम होने की वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ब्लड की कम हो जाती है। देखो ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को हमारे सेल तक पहुंचाता है, एक नाव की तरह जिसमें ऑक्सीजन बैठती है और सेल तक पहुंचती है। तो उस हीमोग्लोबिन जो होता है ना, उसमें जो हीम वाला पार्ट है, मतलब उसमें आयरन रहता है। वो आयरन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है, केमिकली अटैच होता है, फिर ऑक्सीजन को ले जाता है। तो अगर आयरन की कमी हो जाएगी तो इससे क्या हो जाएगा, ब्लड में ऑक्सीजन को वो पकड़ नहीं पाएगा, कैप्चर नहीं कर पाएगा, लेकर नहीं जा पाएगा। तो यही क्वेश्चन कह रहा है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए बैलेंस डाइट। तो भाई इट कंटेन्स ऑल न्यूट्रिएंट्स, इसमें हर एक तरीके का न्यूट्रिएंट्स इक्वल प्रोपोर्शन, मतलब एप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में रहना चाहिए। ये भी हमने देख लिया। कह रहा है कि ए न्यू म्यूटेशन अलाउज प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम टू एग्जिट द लीवर विदाउट मैच्योरिंग इनटू मेरोजोइड्स। व्हाट वुड बी द इमीडिएट कंसिक्वेंस, एब्सेंस ऑफ आरबीसी रप्चर एंड रिड्यूस क्लिनिकल सिम्टम्स। मतलब कह रहा है कि जो प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, ये मतलब क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि लीवर है, लीवर से मैच्योर होकर नहीं निकला। मैच्योर मतलब इनकी अपनी साइकिल होती है, जैसे ये इस तरीके से आते हैं, इस पार्ट में टूटते हैं, फिर बाहर निकल कर फट जाते हैं। तो कह रहा है कि अगर ये फटे ना तो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, तो अगर ये फटेगी नहीं, रप्चर नहीं होगी, तो आरबीसी में ये जाएगा ही नहीं, फटकर निकलते हैं तभी तो आरबीसी में जाते हैं। तो आरबीसी रप्चर नहीं होगा, और आरबीसी रप्चर नहीं होगा तो हमारी बॉडी को पता नहीं चल पाएगा। क्योंकि क्लिनिकल सिम्टम्स कैसे आते हैं, जब आरबीसी रप्चर होती है, आपको बुखार आता है, उससे पता चलता है। तो बुखार वगैरह कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या कह रहा है, विच structural functional issue in a plant root would hinder gas exchange but not signify impact water absorption. Disrupt stomatal apparatus on aerial organs. मतलब कह रहा है कि कौन सा ऐसा स्ट्रक्चरल फंक्शन इशू है प्लांट रूट में जो क्या करता है, हिंडर वाटर गैस एक्सचेंज बट नॉट इम्पैक्ट वाटर एब्जॉर्प्शंस। क्या मतलब है इसका, मतलब कह रहा है कि जो प्लांट है, प्लांट में से जो रूट है, रूट से क्या हो रहा है, पानी तो एब्जॉर्ब हो रहा है लेकिन गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा। गैसियस एक्सचेंज का क्या मतलब है, जैसे प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा, दोनों ही काम करता है। तो वो नहीं हो पा रहा, जबकि प्रॉपर पानी वगैरह एब्जॉर्ब हो रहा है रूट से। तो क्यों नहीं हो पा रहा, क्योंकि देखो गैस एक्सचेंज करने का काम प्लांट में किसका होता है, लीव्स का होता है। लीव्स में क्या होता है, स्टोमेटा होता है। लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं जिसको हम कहते हैं स्टोमेटा। ये जैसे छेद खुला हुआ है, स्टोमेटा ओपन, ये बंद हो गया, स्टोमेटा क्लोज, क्लियर है। इसमें क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं, ये गार्ड सेल्स हैं। ये क्या होते हैं, जब फूल जाते हैं तो ये बंद हो जाता है, जब ये कमज़ोर कम हो जाते हैं तो ये खुल जाता है। तो इससे हवा क्या हो जाती है, बाहर की तरफ निकल जाती है, या ऑक्सीजन अंदर लेनी हो तो पत्तियों से ऑक्सीजन अंदर जाती है। गार्ड सेल्स इस चीज़ का काम करते हैं, ठीक है। तो ये वही कह रहा है कि अगर जो स्टोमेटल एपरेटस है, यानी ये वाला जो पार्ट है, अगर ये क्या हो जाए, डिसरप्ट हो जाए, ख़राब हो जाए, किसी वजह से काम नहीं कर रहा, तो उस केस में ऐसा देखा जाता है कि गैसियस एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है। तो मैंने यही बताया कि इसमें क्या होते हैं, गार्ड सेल्स होते हैं जो इस चीज़ को कंट्रोल करते हैं।
और ये क्या करती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या ऑक्सीजन हो गया, इसको करने का काम। या फिर जो पानी है, जो भी पानी एक्स्ट्रा वाटर प्लांट में आ रहा है, रूट से तो पानी हमेशा आता रहता है, तो उस पानी को बाहर निकालना भी किससे होता है, ये स्टोमेटा से ही होता है। ठीक है, तो यही सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सब्सिडरी सेल्स, सपोर्ट ऑफ गार्ड सेल्स इन स्टोमेटल फंक्शन। मतलब कह रहा है कि जैसे आपका ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने मान लो सपोज़ ये इससे बनाता हूँ। ये मैंने मान लो सपोज़ क्या बनाया, ये मैंने पत्ती बनाई, एक लीफ बनाया, तो इसमें छोटे छोटे स्टोमेटा सेल्स हैं। इसके साथ में और भी बहुत सारे सेल्स हैं ना जो इसके आसपास में है, उनका डिफरेंट काम है। जैसे कोई फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्रकाश संश्लेषण जिसको हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये जो हमारी गार्ड सेल्स हैं, ये जो गार्ड सेल्स हैं रेड कलर वाले, इनको सपोर्ट भी करता है ना। ये क्या करता है, सपोर्ट करता है ताकि ये प्रॉपर काम कर पाए। मतलब क्या है कि हमारी बॉडी में जैसे हड्डियां हैं, ये हड्डियों को चलाने के लिए हमारी बॉडी में सेल्स भरे हुए हैं। लीवर जैसे अपनी जगह पे है, पेंक्रियास जैसे अपनी जगह पे है, तो बीच का जो गैप है वो कई सारे और अलग तरीके के सेल्स से फिल कर दिया है, ताकि हमारा पेंक्रियास ना हिले, ताकि हमारे स्टोमेटा ना हिले। उसी तरीके से यहाँ पर भी ऐसा किया गया है। फिर उसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट ट्राइकोम्स ऑन द स्टेम्स। क्या होते हैं भाई, देखो ट्राइकोम्स आप पौधों में देखोगे ना, कई सारे पौधों में ऐसे छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, उनको हम कहते हैं ट्राइकोम्स। ये क्या होता है, मल्टी सेल्यूलर होता है, मतलब बहुत सारे सेल से मिलकर बने होते हैं, एंड मे बी सिक्रेटरी। और ये क्या करते हैं ना कुछ निकालते हैं, निकालने वाला पार्ट होता है इनका। तो यही कह रहे हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, और ये प्लांट की जो स्टेम तना वगैरह होता है उसमें ग्रोथ करते रहते हैं। इससे होता क्या है कि जैसे ये जब ऐसे हेयर्स बन जाते हैं, तो प्लांट के अंदर का जो पानी होता है ना वो जल्दी से एवोपरेट नहीं होता, निकल नहीं पाता। ये वाटर लॉस को कम करते हैं, रोकते हैं। ठीक है ना। डेटरिंग हर्बीवोरस एंड पेस्ट। अब इससे क्या होगा कि आसानी से कोई कीड़ा आकर इस पर बैठ नहीं पाएगा, क्योंकि कांटे की तरह वर्क करता है। तो वो क्या करते हैं, हर्बीवोरस प्लांट खाने वाले जो पेस्ट वगैरह होते हैं उनसे ये बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। एक्सेसिव सनलाइट, बहुत ज़्यादा सनलाइट भी डायरेक्ट गिर नहीं पाती इसकी वजह से, उनसे भी रोकता है। तो बहुत सारे इसके काम हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कह रहा है विच फंक्शनल ग्रुप्स इन अमीनो एसिड्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मिंग पेप्टाइड बॉन्ड्स। कह रहा है कि कौन से ऐसे ग्रुप हैं जो क्या कर रहे हैं, जो अमीनो एसिड्स हो रहे हैं, है ना। जैसे प्रोटीन किससे मिलकर बना है, अमीनो एसिड से बना है। तो कह रहा है कि अमीनो एसिड्स को बनाने में जो पेप्टाइड बॉन्ड्स बनते हैं, जो अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं, वो किससे बने होते हैं, वो कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, कार्बोक्सिल और अमीनो ग्रुप, है ना। जैसे ये कार्बोक्सिल वाला ग्रुप हो गया, अमीनो ग्रुप हो गया, ये आपस में जुड़ गए और यहाँ पर क्या हो गया, पेप्टाइड बॉन्ड बन गया। ठीक है ना, और ये अमीनो एसिड्स को बना रहे हैं। तो इस तरीके से चलता है। तो कैसे वर्क करते हैं, जैसे इसके अंदर एक अमीनो एसिड वाला स्ट्रक्चर होता है, जिसके अंदर अल्फा कार्बन कई सारे पार्ट होते हैं, जिसको हम आर ग्रुप कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जैसे एक पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ये वाला पार्ट हो गया। तो ये सब मिलाकर क्या करते हैं, अमीनो एसिड्स को बनाते हैं। तो अमीनो एसिड्स बनने के लिए एक कार्बोक्सिल और एक अमीनो ग्रुप आपस में जुड़ता है, पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होता है और अमीनो एसिड्स कहलाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, ऑयल एंड फैट्स कंटेनिंग फूड आइटम्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन। मतलब क्या कह रहा है, जैसे एक चिप्स का पैकेट है, उसके अंदर हवा भरी रहती है, वो कौन सी गैस होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, और उस पैकेट के अंदर से जो ऑक्सीजन होती है जो भरी हुई, उसको पहले निकाल लिया जाता है, फिर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। क्यों भरा जाता है, देखो अगर ऑक्सीजन होगा तो फूड जो होगा ना उसकी ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन होगी और फूड सड़ जाएगा, आपके चिप्स सड़ जाएंगे। लेकिन नाइट्रोजन गैस होती है ना N2, वो क्या होती है, वो हाईली इनएक्टिव होती है, वो रिएक्ट नहीं करती, और खाने पे जब तक रिएक्शन नहीं होगी तब तक वो सड़ेगा नहीं। तो इसलिए चिप्स वगैरह बहुत लंबे टाइम तक सड़ते नहीं है। तो इसलिए ऑयल और फैट वगैरह की जब पैकेजिंग होती है तो उसमें नाइट्रोजन भर दिया जाता है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स द फंक्शनल डाइवर्सिटी ऑफ आरएनए मॉलिक्यूल्स। कह रहा है कि आरएनए मॉलिक्यूल्स के क्या क्या फंक्शन डाइवर्सिटी है। जैसे ये अडेप्टर की तरह वर्क करता है, इसका स्ट्रक्चरल वर्क होता है, कैटालिटिक मॉलिक्यूल की तरह वर्क करता है। अडेप्टर रोल मतलब ट्रांसफ़र आरएनए। जैसे मैंने बताया कि ये क्या करता है, इसको जैसे हमारा जो राइबोसोम है उसको कोई अमीनो एसिड्स बनानी है, तो इसमें क्या होते हैं, टी आर एन ए होता है, ट्रांसफ़र आर एन ए जिसको हम कहते हैं। ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स वगैरह, मॉलिक्यूल्स अडेप्ट अमीनो एसिड्स, ये क्या करता है, अमीनो एसिड्स वगैरह को अडॉप्ट करता है,
mRNA से सिग्नल मिलता है कि इस तरीके का हमें बनाना है, चेंज करना है, तो ये ट्रांसफ़र आरएनए इस तरीके के अमीनो एसिड्स को क्या करता है, पहुंचाता है राइबोसोम तक जहां पर बनाया जाता है। तो इसका एक अडेप्टर रोल भी है कि कैसी अमीनो एसिड अडेप्ट करनी है, हमें बनानी है। स्ट्रक्चरल रोल, राइबोसोमल आरएनए जो है, जिसको हम आरआरएनए भी कह रहे हैं, वो क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर बना रहा है ना। कोई सी प्रोटीन बनानी है तो उसके लिए क्या अमीनो एसिड चाहिए, सिंथेसिस का काम कर रहा है, स्ट्रक्चरल रोल सिंथेसिस वर्क है। कैटालिटिक रोल है, कैटालिटिक रोल जैसे मैंने बताया कि किसी भी चीज़ को इजी करने के लिए एंजाइम्स की ज़रूरत होती है, तो एंजाइम्स ये सारे बना कौन रहा है, आरएनए बना रहा है, तो उसका कैटालिटिक रोल भी है। फिर कह रहा है कि विच विटामिन डेफिशिएंसी इज मोस्ट लाइकली इन ए पर्सन विद ए ब्लॉक्ड बाइल डक्ट, मतलब कह रहा है कि ऐसा कौन सा विटामिन डेफिशिएंसी है जो ऐसे पर्सन में पाया जाएगा जिसका बाइल डक्ट ब्लॉक हो गया। बाइल डक्ट ब्लॉक होने से क्या होगा, बाइल डक्ट ब्लॉक होने से आपका जो क्या कहते हैं वो वाला पार्ट है, मतलब बाइल जूस जो है वो इंटेस्टाइन में जाएगा नहीं। जब वो इंटेस्टाइन में जाएगा नहीं तो वो फैट को तोड़ेगा नहीं, तो जब फैट नहीं टूटेगा तो उसमें से जो विटामिन वाला पार्ट है ना, तो वो क्या हो जाएगा, वो आपका क्या कहते हैं हमारी बॉडी के अंदर जाएगा नहीं। तो जब हमारी बॉडी के अंदर जाएगा नहीं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाएगी, विटामिन की कमी हो जाएगी। तो इसमें कह रहे हैं कि विटामिन B12 की कमी हो जाती है। विच विटामिन डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली इन ए पर्सन विद ए ब्लॉक्ड बाइल डक्ट। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, एक ब्लॉक्ड बाइल डक्ट इसलिए होता है, डेफिशिएंसी इन फैट सोल्यूबल विटामिन A, D, E एंड K बिकॉज बाइल इज एसेंशियल फॉर देयर एब्जॉर्प्शंस नॉट विटामिन B12। देखो ये क्वेश्चंस मैंने जो बताया इसका आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। क्या होता है कि जब बाइल डक्ट क्या होता है, अपना बाइल जूस इंटेस्टाइन में छोड़ता है, तो उससे क्या होता है कि हमारा जो हमने जो खाना खाया उसके अंदर जो फैट है, फैट में क्या रहते हैं, विटामिन प्रेजेंट रहते हैं, जो फैट सोल्यूबल विटामिन होते हैं ना, जैसे विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K, और B और C वाटर सोल्यूबल होते हैं। तो क्या होगा कि हमें कौन सी विटामिन की कमी होगी, A, D, E, K की कमी होगी। तो ये जो आंसर है ना भाई, ये आंसर रॉन्ग है ना। यहाँ पर या तो कुछ और कॉन्टेक्स्ट होगा या कुछ और पूछा होगा। इस क्वेश्चन के बेस पे विटामिन A, D, E, K आंसर होना चाहिए। क्यों, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन है, तो आपका फैट टूटेगा नहीं, तो फैट सोल्यूबल विटामिन एब्जॉर्ब नहीं होंगे। ठीक है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वट वॉज द मेजर इम्पैक्ट ऑफ पेनिसिलिन डिस्कवरी। पेनिसिलिन डिस्कवरी से क्या मेजर इम्पैक्ट आया, पेनिसिलिन है क्या। देखो भाई ये एक एंटीबायोटिक है, और एंटीबायोटिक का मतलब क्या होता है, बैक्टीरिया को मारने के लिए एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। ये जितने भी बैक्टीरिया होते हैं उनको मारने का काम करता है। तो पेनिसिलिन की डिस्कवरी जब हुई थी तो हमने क्या बनाया, एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स बनाए जो क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया को मारने का काम करेंगे, है ना। पेनिसिलिन जो है एक बी इलेक्ट्रम एंटीबायोटिक है जो पेनिसिलियम फंगी से निकाली जाती है, जो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल करती है। ये क्या करती है, उनके जो सेल वॉल्स वगैरह होते हैं ना बैक्टीरिया के, जो प्रोटेक्टिंग होते हैं, उनको तोड़ देती है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाते हैं, फिर उनको मारना बहुत आसान हो जाता है। क्लियर है। तो यही था इसका ब्रेक थ्रू। पेनिसिलिन जो है ये क्या लेकर आया, एंटीबायोटिक एरा लेकर आया। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, हु डिस्कवर्ड, किसने डिस्कवर्ड किया था, सबको पता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज, जो एक पेनिसिलियम फंगस से 1929 में निकाली गई थी। ठीक है। अब उसके बाद एक और क्या कह रहा है, विच किचन प्रोसेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। कह रहा है मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल आपको दिए होंगे, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस है ऑस्मोसिस का। प्लेसिंग रॉ मैंगो इन ए कंसनट्रेटेड साल्ट सोल्यूशन। देखो क्या होता है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जैसे ब्लड सेल डाला हुआ है, जैसे एक सोल्यूशन, 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, मैंने शायद नहीं दे रखा, जो भी है 3 तरीके के सॉल्यूशन होते हैं। एक को हम कहते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, एक को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होता है ना, तो इसमें जो पानी है, पानी के अंदर जैसे सोल्यूट कम होते हैं बहुत, जैसे मान लो पानी में नमक कम है। आइसोटोनिक के अंदर क्या होता है कि जो आपने डाला इसके कंपेयर में कम है। आइसोटोनिक में क्या होता है, जो आपने डाला उसके अंदर जो कंसंट्रेशन है, सेम कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में भी होती है, जिसकी वजह से क्या होता है, अंदर से बाहर और बाहर से अंदर कुछ भी नहीं आता। और हाइपरटोनिक जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, बहुत कंसंट्रेटेड होता है,
उस केस में क्या होता है कि बाहर बहुत ज़्यादा हेवी कंसंट्रेशन होता है सोल्यूट का, जिसकी वजह से क्या होता है कि अंदर अगर आप कुछ डालो उसमें अगर पानी ज़्यादा हो बाहर के कंपेयर में, तो अंदर से पानी जो है वो बाहर की तरफ निकल जाएगा और ये आपका सूख जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। और हाइपोटोनिक में क्या होता है, अंदर पानी बाहर के रिस्पेक्ट में कम है, तो बाहर पानी ज़्यादा है तो बाहर क्या हो जाएगा, बाहर से पानी अंदर आ जाएगा। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो कह रहा है कि प्लेसिंग कौन सा ऑस्मोसिस का एग्जाम्पल है। तो ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं फ्रॉम ए रीजन, मतलब ऑस्मोसिस जो है इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, तो क्या होता है कि इसमें कह रहा है कि ऑस्मोसिस इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन इनसाइड द मैंगो। मतलब कह रहा है कि आपने एक आम रखा और इस तरीके का आपके पास में पानी है जिसमें कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, तो कह रहा है कि आपके आम में से पानी जो है वो निकल कर बाहर चला जाएगा, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए रीजन ऑफ लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन। मतलब ये आपका आम है, सपोज यहाँ से पानी निकल कर बाहर जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। ठीक है, तो भाई उम्मीद करता हूँ मैंने आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में समझाने की कोशिश करी होगी, और बहुत मेहनत लगी है, 2 घंटे की वीडियो बना दी मैंने। तो भाई आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा भी लगा होगा, है ना, और कुछ भी आएगा यहाँ से तो आपसे बन जाएगा, तो इसको भाई शेयर करना ना भूले। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर।